अध्याय 211 152 एकांत से उभरना। शिमिंग, झुगे हुआन की मौत के बारे में लैन र को मत बताना, कहीं ऐसा न हो कि यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में उसके सफलता को प्रभावित करे। वापस जाते ही मैं उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आरोप लगाने के लिए एकांत में जाने के लिए कहूंगा। वापस जाते समय एल्डर येन एक पल के लिए झिझके लेकिन फिर भी बोल उठे, मैं समझता हूं अंकल येन। ली शिमिंग ने सहमति में सिर हिलाया। येन शीलन के संप्रदाय में बहुत करीबी लोग नहीं थे और झुगे हुआन निश्चित रूप से उनमें से एक थे। झुगे हुआन ने येन शीलन को फॉर्मेशनों पर कम मार्गदर्शन नहीं दिया था, और अगर वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर आरोप लगाते समय झुगे हुआन के बुरे समाचार के बारे में जानती तो यह निश्चित रूप से येन शीलन के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छे बच्चे, एल्डर येन की आंखों में एक पितृत्व मुस्कान चमकी और फिर उन्होंने कठोरता से कहा, तुम्हारे देश शोधन में बहुत सुधार हुआ है, जिसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में तुम्हारे सफलता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें फॉर्मेशन और अन्य क्षेत्रों का अध्ययन बंद कर देना चाहिए और अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां के लिए अधिक संप्रदाय मिशन लेने चाहिए। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। ली शिमिंग चौंक गया। उसने हमेशा सोचा था कि देश शोधन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफल होने की संभावना को बढ़ा सकता है। यह महसूस नहीं किया कि बहुत मजबूत होना भी एक समस्या हो सकता है। अति हर चीज की बुरी होती है। तुमने अपने शरीर को ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र से परे एक स्तर तक पाले लिया है। तुम वर्तमान में ची एनर्जी रिफाइनमेंट 7वें स्तर पर हो, और जब तुम ची एनर्जी रिफाइनमेंट 9वीं परत के शिखर पर पहुंचोगे तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और बढ़ेगी। बहुत मजबूत होने से तुम्हारी सफलता के लिए एक बड़ा अवरोध पैदा होता है। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी स्थिति के साथ एक बार जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारी शक्ति एक सामान्य कल्टीवेटर की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएगी। एल्डर येन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर निर्देश दिया। वह यह अपनी बेटी के लिए कर रहे थे और क्योंकि ली शिमिंग काफी आज्ञाकारी था, उन्होंने ऐसी नुकीली सलाह दी। जहां तक उस गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर ने ली शिमिंग को क्यों बख्शा, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अपने लिए भले ही वह शत्रुतापूर्ण ताकतों के कल्टीवेटर्स का सामना करते, अधिक से अधिक वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार देंगे और वह अत्यधिक क्रोध में उठाया गया एक कार्य होगा। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के लिए एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर एक चींटी की तरह है, जिससे निपटने के प्रयास के लायक नहीं है। एल्डर येन ने समुद्र में ली शिमिंग के बाल बाल बचने के स्पष्टीकरण को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, बिना जरा भी संदेह किए। संप्रदाय के आसपास लौटकर ली शिमिंग अपने खुद के गुफा निवास में वापस चला गया। एल्डर येन हमले के मामले को संभालेंगे, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। परिचित भूमिगत स्थान में प्रवेश करते हुए उसने एल्डर येन के शब्दों के बारे में सोचा और उसे कुछ याद आया जो युन शिंगई ने एक बार कहा था। युन शिंगई ने उसे बताया था कि उसकी प्रतिभा और योग्यता के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज शायद उसकी सीमा होगी। उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे संदेह था कि युन शिंगई ने इसे बिना कारण के नहीं कहा होगा। उसने शीर्ष प्रतिभाओं के साथ अंतर को कम करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, यहां तक कि कल्टीवेशन में सहायता के लिए एक क्लोन का उपयोग करने के तरीके भी खोजे थे। लेकिन ऐसे तरीके केवल उसे ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के शिखर तक तेजी से पहुंचने देंगे और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर अब काम नहीं करेंगे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे ठोस नींव रखने का समय है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद वह अपने क्लोन के साथ समान मुख्य कल्टीवेशन तकनीकों की खेती जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि क्लोन की प्रतिभा बहुत अधिक थी और वह अंततः क्लोन को पीछे खींच सकता था, जिससे वह साधारण हो जाता। क्लोन दूसरा वह था, अगर क्लोन तेजी से उच्च स्तर तक खेती कर सकता था तो केवल उसके द्वारा मूल शरीर के लिए प्रदान किए गए कल्टीवेशन संसाधन ही प्रतिभा में अंतर का एक हिस्सा पूरा कर सकते थे। क्या यह नहीं कहा जाता है कि मेरी प्रतिभा खराब है और मैं गोल्डन कोर तक आगे नहीं बढ़ सकता? तब मैं क्लोन को पहले एक गोल्डन कोर बनने दूंगा ताकि मेरे लिए संसाधनों का एक पुंज इकट्ठा हो सके। मुझे विश्वास नहीं है कि विशाल संसाधनों का ढेर लगाना एक गोल्डन कोर का उत्पादन नहीं कर सकता। अगर क्लोन का गोल्डन कोर बनना पर्याप्त नहीं है तो नवजात आत्मा। ली शिमिंग की आंखें दृढ़ थी, जैसे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से बुदबुदाया। उसने 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक और 9 स्वर्ग वज्र स्ट्राइक तकनीक के बारे में सोचा, दोनों ही संप्रदाय की तकनीकों से बेहतर थी। वह कुछ हैरान था कि युन शिंगई 3 पूर्ण सेट तकनीकों को क्यों ले जा रहा होगा। कल्टीवेटर्स के बीच ऐसी चीज बेहद दुर्लभ थी। यह वास्तव में युन शिंगई के मिशन से संबंधित था। उसे इस बार एक सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए खतरनाक समुद्र को पार करने की आवश्यकता थी। मिशन से पहले उसने सबसे खराब स्थिति की तैयारी की थी। अगर उसका जीवन खतरे में था तो उसे देह कब्जा आकस्मिकता के लिए तैयार रहने की आवश्यकता थी। ये 3 तकनीकें देह कब्जा के लिए तैयारी थी, क्योंकि देह कब्जा के दौरान स्मृति भ्रम हो सकता था और सही तकनीकें तैयार रखना बहुत आवश्यक था। ये तैयारियां अंततः ली शिमिंग को लाभान्वित करती हैं। ली शिमिंग वर्तमान में अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहा था। उसने इस मामले पर पहले कई बार विचार किया था, लेकिन कल्टीवेशन तकनीकों को प्राप्त करने में अक्षमता के कारण IBM Z15 के विश्लेषण में मदद के बावजूद भी वह एक उपयोगी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। अब यह अलग था। उसके पास 2 शीर्ष स्तर की तकनीकें थी जिनकी नवजात आत्मा स्टेज तक खेती की जा सकती थी, जो उसके लिए एक विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त था। उसे यह तय करने की आवश्यकता थी कि एक तलवार कल्टीवेटर बनना है या एक जादुई कल्टीवेटर।
10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक एक शुद्ध तलवार कल्टीवेटर पथ था, जबकि 9 स्वर्ग वज्र स्ट्राइक तकनीक एक जादुई कल्टीवेटर्स का पथ था। शायद युन शिंगई ने भी देह कब्जा के बाद शरीर के तलवार कल्टीवेटर के रूप में खेती न कर पाने की स्थिति में अन्य कल्टीवेशन पथ तैयार किया, अप्रत्याशित के लिए प्रावधान किया। कभी कभी देह कब्जा एक विकल्प प्रदान नहीं करता है और एक अत्यंत साधारण कल्टीवेटर के लिए एक तलवार कल्टीवेटर के पथ की खेती की कठिनाई बहुत अधिक होती है। ली शिमिंग को यह भी पता था कि तलवार कल्टीवेटर्स के सापेक्ष जादुई कल्टीवेशन का पथ बहुत आसान था। इसका निर्णय तलवार कल्टीवेटर्स बनाम जादुई कल्टीवेटर्स की संख्या से किया जा सकता है। संप्रदाय के भीतर केवल सर्वोच्च प्रतिभा वाले कल्टीवेटर्स ही तलवार कल्टीवेशन का चयन करेंगे, जबकि साधारण कल्टीवेटर्स लगभग समान रूप से जादुई कल्टीवेटर्स थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि जादुई कल्टीवेटर्स की युद्ध शक्ति घटिया है। युन शिंगई, एक गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर द्वारा मूल्यवान जादुई कल्टीवेशन तकनीक ने भी तलवार कल्टीवेशन की विशेषताओं को विरासत में लिया, जो अंतिम हमलावर शक्ति है, इसलिए वह 9 स्वर्ग वज्र स्ट्राइक तकनीक लाया। वज्र कल्टीवेशन जादुई कल्टीवेशन के बीच हमलावर शक्ति में सबसे मजबूत है। यदि एक वज्र कल्टीवेटर के पास वज्र स्पिरिट जड़ है तो निश्चित रूप से यह सबसे अच्छा विकल्प है। ली शिमिंग के पास अब 2 शीर्ष स्तर की कल्टीवेशन तकनीकें हैं जो नवजात आत्मा स्टेज तक जाती हैं, और उसे अपने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अध्याय 212 वज्र स्पिरिट जड़ के बिना धातु स्पिरिट जड़ दूसरी पसंद होगी। युन शिंगई के शब्दों ने ली शिमिंग को अपनी क्षमता का एहसास कराया। ली शिमिंग अब वह नौसिखिया नहीं था जिसने संप्रदाय में लागत प्रभावशीलता के बारे में सोचते हुए प्रवेश किया। सबसे महंगी कल्टीवेशन तकनीक तलवार हेरफेर तकनीक चुनने के मुफ्त अवसर का फायदा उठाया। हालांकि तलवार हेरफेर तकनीक ने वास्तव में उसकी युद्ध शक्ति को बेहद मजबूत बना दिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि एक तलवार कल्टीवेटर उसके लिए उपयुक्त था। पर्याप्त प्रतिभा और क्षमता की अनुपस्थिति में अगर उसने एक तलवार कल्टीवेटर के रूप में खेती करने का लक्ष्य रखा तो उसे चिंता थी कि उसकी जन्मजात क्षमताएं उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन नहीं करेगी। बेशक अपने अवतार के माध्यम से 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक की खेती करना कुछ हद तक वैसा ही था जैसे वह खुद इसकी खेती कर रहा हो। उसके अवतार की जादुई कलाकृतियां उसके द्वारा उपयोग किए जा सकते थे और अवतार के माध्यम से खेती करना अनिवार्य रूप से उसकी चेतना का एक हिस्सा उपयोग करना था। एक आध्यात्मिक स्तर पर वे एक और समान थे। शायद उसका शरीर 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करके अवतार की पूरी शक्ति को मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन इस तरह की कमी को निश्चित रूप से वज्र कल्टीवेशन की शक्ति से क्षतिपूर्ति किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त ली शिमिंग ने 9 स्वर्ग वज्र स्ट्राइक तकनीक के साथ एक अजीब संबंध महसूस किया, जैसे कि वह इस कल्टीवेशन तकनीक में फिट होने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी मुख्य कल्टीवेशन तकनीक 9 स्वर्ग वज्र स्ट्राइक तकनीक होगी, जबकि अवतार 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक की खेती करेगा। ये कल्पना करना कठिन था कि बिना किसी पृष्ठभूमि के एक कल्टीवेटर ने देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट में प्रवेश करने पर पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपनी खेती के लिए एक दिशा निर्धारित कर दी थी, एक विशेषाधिकार जो आमतौर पर दूसरी पीढ़ी के कल्टीवेटर्स या अद्भुत प्रतिभाओं वाले लोगों के लिए आरक्षित था। मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का प्रयास करने जा रहा हूं और मुझे 3 से 6 महीने के लिए बंदुआर खेती में जाने की आवश्यकता होगी। यिन शीलन ने संदेश भेजा और जब तक ली शिमिंग ने जवाब दिया, वह पहले ही ध्यान कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। ली शिमिंग ने अपने दिल में उसकी सफलता की कामना की, यह आशा करते हुए कि जब वह सफल होकर उभरेगी तो वह जूनियर मास्टर जुगे की मौत से ज्यादा दुखी नहीं होगी। शव शोधन की स्थिति में अवतार नेदरवर्ल्ड घोस्ट ड्रीम एरे के घोस्ट डोमेन के भीतर आधे दिन तक विश्राम किया और उसकी चोटें ठीक हो गईं। अवतार मानव रूप में वापस आ गया और चोटें पूरी तरह से गायब हो गईं। भाई, तुमने कड़ी मेहनत की है, ली शिमिंग ने अवतार को झुककर कहा। यह कठिन नहीं है, बस एक मामूली गोल्डन कोर का वार, अवतार ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। यह कहने के बाद मूल शरीर और अवतार दोनों जोर से हंस पड़े। केवल जब अवतार सुरक्षित था तभी ली शिमिंग को आखिरकार आराम मिला। अगर अवतार की चोटें लंबे समय तक बनी रहती तो यह उसकी खेती की योजनाओं को प्रभावित करता। उसने अपने दाएं अंगूठे की स्थिति की भी जांच की। यह स्पष्ट नहीं था कि यह उसकी खेती का निम्न स्तर था या यदि तलवार अस्थि एक उच्च स्तरीय प्रकृति का था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आध्यात्मिक विचार या IBM Z15 का उपयोग करके इसकी जांच कैसे की। उसे अपने दाएं अंगूठे के बारे में कुछ भी विशेष नहीं मिला। अगर कोई अंतर था तो वह ये था कि उसके दाएं अंगूठे की कठोरता बेहद उच्च थी, लेकिन चूंकि वह कठोरता को माप नहीं सकता था, इसलिए वह केवल इस निष्कर्ष पर पहुंच सका। उसका जादुई कलाकृतियों का उपयोग करके अपने दाएं अंगूठे को काटने का कोई इरादा नहीं था। जब तक ये कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा था, उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। भाई, मैं ये तलवार तुम्हें सौंपता हूँ। ली शिमिंग ने युन शिंगई की जीवन बध उड़ने वाली तलवार गुई तलवार अवतार को सौंप दी। मूल शरीर को 5 तत्वची अवशोषण तकनीक की खेती में मदद करने के अलावा अवतार अब नियमित खेती में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि एक लापरवाह चाल उसे स्तर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती थी। इसलिए उसने गुई तलवार अवतार को सौंप दी ताकि वह हर समय तलवार को अपने साथ रख सके। चूंकि अवतार अन्य कल्टीवेटर्स के सामने प्रकट नहीं होगा, इसलिए गुई तलवार को उजागर करने की कोई चिंता नहीं थी।
भविष्य में जादुई कल्टीवेशन बनने का फैसला करने के बाद ली शिमिंग ने स्वाभाविक रूप से एक गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर का आवश्यक जादुई खजाना, जैसे गुई तलवार, अवतार को दे दिया। ली शिमिंग के समान आत्मा छाप और मूल शरीर की ऑरा के साथ गुई तलवार ने अवतार को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे उसने मूल शरीर को किया था। बेशक ये स्वीकृति केवल उपयोग के अधिकारों के संदर्भ में थी, गुई तलवार का मास्टर बनने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। वह अनाड़ी विचार जो ली शिमिंग के मन में आया, वह था अवतार को गुई तलवार के साथ बहुत समय बिताने की अनुमति देना। खासकर अवतार के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में आगे बढ़ने और 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक की खेती शुरू करने के बाद ये तलवार कल्टीवेटर विधियों का उपयोग करके हथियार को पोषित कर सकता था, उनके बंधन को गहरा कर सकता था। गुई तलवार के मालिक के नष्ट होने के साथ भले ही अवतार के लिए उपयोग से स्वामित्व में संक्रमण कठिन था, समय उसके पक्ष में था। भाई चिंता मत करो, गुई तलवार हमें अपना मास्टर पहचानेगी, अवतार बोला जैसे ही उसने गुई तलवार को अपनी कमर पर बांध लिया। ली शिमिंग इस दोहरी मानसिक बातचीत के आदी हो रहे थे, अकेले अभ्यास में एक महत्व का संकेत ढूंढ रहे थे। एल्डर यिन के मार्गदर्शन का पालन करते हुए ली शिमिंग ने बड़ी संख्या में फॉर्मेशन कार्यों को लेना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन का अब और दौरा नहीं किया जब से झुगे हुआन गिर गए थे, और सॉन्ग उपनाम वाली एक महिला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने वहां वरिष्ठ एरे मास्टर के रूप में उनका स्थान ले लिया था। झुगे हुआन के नुकसान के साथ यिन शीलन के बंद द्वार खेती में प्रवेश करने के कारण संप्रदाय के फॉर्मेशन कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई। ली शिमिंग ने लगभग हर दिन 1 या 2 संप्रदाय फॉर्मेशन कार्य लिए, जिसने कुछ हद तक संप्रदाय पर एक उच्च स्तरीय एरे मास्टर को खो देने के प्रभाव को कम कर दिया। उसका आध्यात्मिक ऊर्जा भावर भी एक स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले लोगों की तुलना में तेज गति से स्पष्ट रूप से सुधरा, जिससे वह सिर्फ 1 महीने में देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट 7वें स्तर तक आगे बढ़ गया, और अगले 3 महीनों में उसने ची एनर्जी रिफाइनमेंट 8वें स्तर को तोड़ा। अंकल यिन, ली शिमिंग को एल्डर यिन से एक संदेश मिला और वह सेंट्रल पीक में बंद द्वार खेती कक्षों में आया, जहां उसने एल्डर यिन को भी देखा। कक्ष के अंदर की ऑरा के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यिन शीलन आज बाहर आ रही होगी। शिमिंग, ची एनर्जी रिफाइनमेंट 8वां स्तर पहले से ही, ऐसा लगता है कि तुम लगन से खेती कर रहे हो। एल्डर यिन ने ली शिमिंग के क्षेत्र को महसूस किया और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, दुर्लभ प्रशंसा की पेशकश की। वह ली शिमिंग को बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उनकी बेटी ने अपने एकांत से पहले अनुरोध किया था। हाल ही में उन्होंने ली शिमिंग के बारे में पूछताछ की थी और जानते थे कि उसने काफी संख्या में फॉर्मेशन कार्य पूरे किए थे। उनके निर्देशों को दिल से लेने से उनकी आंखों में ली शिमिंग का कद बढ़ गया था। क्या लैन प्र अपनी सफलता में सफल हुई है? ली शिमिंग ने बंद कक्ष के दरवाजे को देखते हुए पूछा। सवाल फिसल गया। वह चिंता से चिंतित था, क्योंकि यिन शीलन की प्रतिभा के साथ साथ ही एल्डर यिन की तैयारी के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की छोटी बाधा को दूर करना बहुत मुश्किल नहीं था। मुझे नहीं पता, एल्डर यिन ने अपनी ठंडी आवाज में असंतोष के साथ जवाब दिया। इस युवक ने कब से उनकी बेटी को उसके उपनाम लैन प्र से पुकारना शुरू कर दिया था। यह उनका और उनकी पत्नी का उपयोग करने का विशिष्ट अधिकार था। ली शिमिंग हक्का बक्का रह गया। एल्डर यिन के अचानक बदले हुए चेहरे को देखते हुए उसे चिंता हुई कि यिन शीलन की सफलता में मुसीबत हो सकती है, जिससे उसकी चिंताएं तेज हो गईं। उसकी आंखें खेती कक्ष के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसने कल्पना की कि यिन शीलन कितनी निराशा से उभर सकती है। क्या वह घायल हो सकती है? क्या वह रो सकती है? न तो एल्डर यिन और न ही ली शिमिंग ने फिर से बात की। एल्डर यिन गुस्से में थे जबकि ली शिमिंग चिंतित था। एक अनिश्चित समय के बाद भारी वातावरण कक्ष के दरवाजे के खुलने से बदल गया। लैन प्र, ली शिमिंग और एल्डर यिन की आवाजें एक साथ गूंजी। यिन शीलन दरवाजे से बाहर निकली, चिंता से भरे ली शिमिंग और अपने गर्वित पिता को देखकर। शिमिंग, जबरदस्त देखभाल महसूस करते हुए यिन शीलन ने धीरे से जवाब दिया। ली शिमिंग ने यिन शीलन पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की ऑरा महसूस की, एक अद्वितीय दबाव जो क्षेत्र के साथ आया था। उसने अकारण अपना सिर एल्डर यिन की ओर मोड़ा, उसके पहले के शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझा। क्या वह जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे? पिताजी, 2 पुरुषों के बीच की अजीब स्थिति से अनजान यिन शीलन ने भी एल्डर यिन की ओर देखा। अब जब तुम एकांत से बाहर आ गई हो, तो अपने क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करो। मैं जाकर तुम्हारी माँ के साथ यह अच्छी खबर साझा करूंगा। एल्डर यिन अंदर ही अंदर नाराज थे कि उनकी बेटी ने उनसे पहले ली शिमिंग को बुलाया था, लेकिन वह इस निराशा को उस पर नहीं निकालेंगे और इसके बजाय ली शिमिंग को दोष दिया। उन्हें यहाँ और नहीं रुकना था। ली शिमिंग की उपस्थिति ने उन्हें असहज महसूस कराया। इस सलाह को देने के बाद वो उड़ गए और जल्दी से नजर से गायब हो गए। शिमिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, इसे देखो। तुम्हें क्या लगता है कि यह क्या है? यिन शीलन अपने पिता के जाने से थोड़ी हैरान, कुछ महत्वपूर्ण याद आया और गर्व के एक संकेत के साथ एक चीनी मिट्टी की बोतल बाहर निकाली। ली शिमिंग ने तुरंत इसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों के लिए एक बोतल के रूप में पहचाना, एक मानकीकृत डिजाइन जिसका उपयोग संप्रदाय द्वारा किया जाता था। तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली का उपयोग किए बिना सफलता प्राप्त की। ली शिमिंग को लगा कि उसने यिन शीलन की प्रतिभा को कम आंका था। एक अतिरिक्त महीने की बंद द्वार खेती ने मुझे इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली को बचाया। तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। यिन शीलन ने खुशी भरी मुस्कान के साथ चीनी मिट्टी की बोतल ली शिमिंग को सौंप दी।
यिन शीलन ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफलता प्राप्त की है और बची हुई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली ली शिमिंग को दे दी है, जो उसकी सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा देगी। ली शिमिंग अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अध्याय 213 153 एक रास्ता उधार लेना। ली शिमिंग और यिन शीलन सेंट्रल पीक के पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, खड़ी राह से निडर। यहाँ तक कि संप्रदाय के कल्टीवेटर्स ने भी बड़ी चतुराई से उनके लिए रास्ता छोड़ दिया, जिससे दोनों को अकेले रहने के लिए कुछ शांत जगह मिल गई। लेनप्र, तुम बहुत जोखिम ले रही हो, ली शिमिंग ने अपने बगल में यिन शीलन को परेशानी और लाचारी के मिश्रण के साथ देखते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि यिन शीलन केवल एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली बचाने के लिए अपनी सफलता को प्रभावित करे, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में संक्रमण एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। क्या उसने नहीं देखा कि वेलीजिन यान जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतने संचय के साथ अभी भी अपने लिए एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली तैयार करता है। एक कल्टीवेटर के पास अपने जीवन काल में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से गुजरने के बहुत कम अवसर होते हैं और पहले प्रयास में संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। उसके बाद सफलता की संभावना काफी कम हो जाती है, यहाँ तक कि मूल संभावनाओं का 10वां हिस्सा भी नहीं बचता। ये सोचते हुए ली शिमिंग को थोड़ा डर महसूस हुआ, अगर यिन शीलन अपनी उन्नति में विफल हो जाती तो ये काफी समस्याग्रस्त होता। यह इतना खतरनाक नहीं है और अगर मुझे वास्तव में जरूरत पड़ी तो मैं इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली का उपयोग करूंगी, यिन शीलन ने एक आकर्षक और मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। वह जानती थी कि ली शिमिंग के पास एक ट्रिपल स्पिरिट जड़ है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली की विशेष प्रकृति के कारण पर्याप्त अच्छे कर्मों के साथ भी इसके लिए विनिमय करने में अभी भी समय लगेगा। संप्रदाय की आपूर्ति लगभग हर 5 साल में 10 के आसपास थी। प्रत्येक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली बेहद कीमती थी। भले ही वह एक संप्रदाय एल्डर की प्रत्यक्ष वंशज थी, उसने जरूरत पड़ने पर ही अच्छे कर्मों के साथ एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली के लिए विनिमय किया था। यिन शीलन अपने पिता से अतिरिक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां नहीं मांगेगी। वह केवल एक ही काम कर सकती थी कि जो उसके पास थी उसे ली शिमिंग के लिए बचा ले, जिससे उसे सफलता के लिए थोड़ा बेहतर मौका मिले। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र की तुलना में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में एक कल्टीवेटर का जीवन काल लगभग 50 साल अधिक था। लेकिन वास्तविकता में जो अलग था वह केवल जीवन काल ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए आशाएं भी थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के पास अभी भी गोल्डन कोर तक आगे बढ़ने की आशा है, एक और भी लंबा जीवन होने की आशा है, जबकि ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स अपने जीवन काल के कम होने के साथ अपनी शक्ति को कम होते देखेंगे, अंततः बूढ़े होकर मर जाएंगे। मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली स्वीकार करूंगा। अंकल यिन ने कहा कि मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में अपनी सफलता के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और मैंने अभी तक संप्रदाय से एक के लिए विनिमय नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचूंगा, मेरे अच्छे कर्म लगभग पर्याप्त होने चाहिए और फिर मेरे पास एक अतिरिक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली होगी। ली शिमिंग ने और संकोच नहीं किया और यिन शीलन की दयालुता स्वीकार कर ली। उसने चारों ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह हमेशा 9 चोटियों में व्यस्त रहता था और उसने दृश्य की सराहना करने के लिए कभी समय नहीं निकाला था। अब उसे पता चला कि वह अलौकिक धुंध से घिरा हुआ था और उसके पिछले जीवन की फिल्मों और टेलीविजन से लुभावनी सुंदर वंडरलैंड उसकी आंखों के ठीक सामने था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सब एक काल्पनिक था। खासकर सुंदर यिन शीलन ऐसे दृश्यों के बीच खड़ी होकर सुंदर दृश्य में असंख्य आकर्षण जोड़ रही थी। ली शिमिंग बता नहीं सकता था कि यह परिदृश्य था जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था, या यह उसके बगल में यिन शीलन थी जिसने उसके दिल को धड़काया था। वह अपनी परेशानियों को भूल गया, खेती को भूल गया और केवल यही चाहता था कि यह क्षण हमेशा के लिए बना रहे। यिन शीलन चुपचाप उसके बगल में बैठ गई, उसकी सांस महसूस कर रही थी। एकांत के 4 महीनों के दौरान जिसने यिन शीलन के दिल और दिमाग को प्रभावित किया, वह केवल ली शिमिंग की छवि थी। एकांत से बाहर आते ही ली शिमिंग को देख पाने से उन 4 महीनों की लालसा तत्काल पूरी हो गई। जैसे कि जानबूझकर दोनों को परेशान करते हुए एल्डर यिन ने यिन शीलन को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें झुगे हुआन के निधन की परिस्थितियों के बारे में सूचित किया गया। एल्डर यिन और ली शिमिंग ने इस खबर को सुनकर यिन शीलन की प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान नहीं लगाया था। यिन शीलन अचानक मुड़ी, डर और चिंता से भरी आंखों से ली शिमिंग को घूरने लगी, फिर उसकी चिंता खुशी में बदल गई और उसने ली शिमिंग को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें लगभग खो दिया था, यिन शीलन बुदबुदाए। वह वास्तव में झुगे हुआन के पतन से दुखी थी, लेकिन एल्डर यिन के संदेश को देखकर कि ली शिमिंग पर भी हमला किया गया था और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला था, वह पहले डर गई, फिर राहत मिली। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ली शिमिंग के बिना दिन कैसे सहना है। मेरा जीवन गहरा चलता है, मुझ पर भरोसा रखो, भले ही एक दिन तुम मेरे बारे में बुरी खबर सुनो, उस पर विश्वास मत करना, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा, एक सात रंग के शुभ बादल पर सवारी करके। ली शिमिंग ने यिन शीलन को धीरे से गले लगाया, उसके होंठ हल्के से उसके माथे को छू रहे थे जब उसने बात की। यिन शीलन के विपरीत ली शिमिंग ने अपने संक्षिप्त कल्टीवेशन करियर में पहले ही तारांकन न्यूमरस तारांकन जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था। उसने यिन शीलन के स्नेह को महसूस किया और वह एक ऐसे दिन की कामना नहीं करता था जब वह उसके बारे में खबर के कारण आशा खो देगी।
उसने महसूस किया कि यिन शीलन उसकी बाहों में धीरे से कांप रही थी। उसके आंसू गर्म हो गए क्योंकि वे उसकी आंखों से उस पर गिरे, उसकी त्वचा से टपक रहे थे। हवा यिन शीलन की पोशाक और ली शिमिंग के रोब पर बही, धीरे से उनके बालों को सहलाया, उनके बालों के स्ट्रैंड्स को एक साथ उलझाया और फिर उन्हें हवा में बिखेर दिया। दूर में एल्डर यिन ने ली शिमिंग को थप्पड़ मारकर मारने की इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि उनके द्वारा भेजा गया बुरा समाचार दोनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। इसके बजाय ऐसा लगा कि इसने उन्हें और भी करीब ला दिया है। 7 स्टार आइलैंड पर खतरा। 7 स्टार आइलैंड के सामने एक विशाल उड़ने वाली नाव हवा में मंडरा रही थी। 7 स्टार आइलैंड के साथ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स ने भयानक आभा को मुक्त किया, जिसे बीदो सप्त तारा फॉर्मेशन द्वारा बढ़ाया गया ताकि उड़ने वाली नाव को रोका जा सके। उड़ने वाली नाव पर 3 शक्तिशाली गोल्डन कोर आभाएं भी उठ गईं, किसी भी पक्ष ने पहला कदम नहीं उठाया। तुम कौन हो और तुम 7 संप्रदायों के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रहे हो? स्काई सी संप्रदाय के एल्डर गू ने पुकारा। बीशु मिंगक्सन संप्रदाय मार्ग का अनुरोध करता है। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर उड़ने वाली नाव से बाहर उड़ गया, उसकी आवाज गहरी थी। मार्ग का अनुरोध। आगे कोई सड़क नहीं है, हम 7 संप्रदाय सबसे उत्तरी सीमा है। क्या तुम शायद मृत्यु सागर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? एल्डर गू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उन्होंने जवाब दिया। एल्डर गू और अन्य 6 गोल्डन कोर एल्डर्स समझ गए कि मामले जटिल हो गए थे। बीशु कल्टीवेटर्स के यहाँ प्रकट होने और पिछले गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर पर विचार करने के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि बीशु में कुछ प्रमुख हुआ हो? ली शिमिंग और यिन शीलन के बीच रोमांस परवान चढ़ रहा है, जबकि 7 स्टार आइलैंड को बीशु मिंगक्सन संप्रदाय से अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अध्याय 214 153 एक रास्ता उधार लेना _2। जहां तक गुजरने के लिए पूछने का सवाल है, कहां से गुजरना है? सामने का क्षेत्र 7 प्रमुख संप्रदायों का है, जो कभी भी बड़ी संख्या में कल्टीवेटर्स को पास आने की अनुमति नहीं देगा। यह विशाल उड़ने वाली नाव एक अल्ट्रा लार्ज प्रकार की है, जिसमें अंदर 1000 से अधिक कल्टीवेटर्स समा सकते हैं। उल्लेख नहीं है, केवल ये 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स ही एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अगर इन 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स में पिछले गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर की युद्ध शक्ति है, तो 7 स्टार आइलैंड भी इन 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। 7 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स ने अपने संबंधित संप्रदायों को मदद के लिए संकेत भेजे। बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकें और उनके संप्रदायों से गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स पहुंच जाएंगे। विशाल उड़ने वाली नाव पर 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स क्रॉस लेग बैठे कल्टीवेटर्स से भरी नाव को देख रहे थे। वे भी बाहर जाकर लड़ने का मन नहीं बना सके। नाव पर मौजूद कल्टीवेटर्स उनके संप्रदायों की आशा है। अगर वे लड़ाई से प्रभावित होते हैं और नुकसान उठाते हैं, तो उनकी गलती बड़ी होगी। खतरनाक बिहाई से गुजरने के लिए उन्होंने युन शिंगई द्वारा छोड़े गए निशानों का पूरा पालन किया। 7 स्टार आइलैंड के पास युन शिंगई के निशान अब प्रकट नहीं हुए। उन्होंने अपने दिलों में अशुभ विचार रखे, शायद युन शिंगई का एक दुर्घटना हुई थी, जिसने उन्हें आगे के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की युद्ध शक्ति के बारे में और भी सतर्क कर दिया। युन शिंगई उनके संप्रदाय की नंबर 1 गोल्डन कोर ताकत है। उन्हें इस समुद्री क्षेत्र के खतरे का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। विशाल उड़ने वाली नाव पर 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे भी मदद का इंतजार कर रहे थे, उनके पीछे और उड़ने वाली नावें आ रही थीं। 7 स्टार आइलैंड के सामने बीशु के 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स 7 संप्रदायों के साथ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स का सामना कर रहे थे, प्रत्येक के अपने विचार थे। मास्टर डू हाई, क्या हमारे पास बीशु से कोई विशिष्ट खबर है? स्काई सी संप्रदाय के एल्डर गू ने 7 स्टार आइलैंड पर मास्टर डू हाई से पूछा। चूंकि 7 संप्रदाय यहाँ एकांत में हैं, इसलिए समुद्र के पार क्या हो रहा है ये जानना असंभव है। यहाँ तक कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के लिए भी बिहाई को पार करने का एक बड़ा खतरा है, और संदेश भेजना एक बड़ी समस्या बन जाता है। कुछ दिन पहले बीशु से खबर मिली थी कि सेनलो संप्रदाय 10,000 महान पर्वत के भीतर तेजी से विस्तार कर रहा है, और कई संप्रदायों को बीशु से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मास्टर डू हाई ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया। जैसे ही मास्टर डू हाई ने बात की, उनकी आंखों में झिझक का एक संकेत चमका। इस जगह का 10,000 बुद्ध संप्रदाय मुख्य संप्रदाय की केवल एक शाखा है। प्रत्येक महाद्वीप में 10,000 बुद्ध संप्रदाय की शाखाएं हैं। सामान्य तौर पर 10,000 बुद्ध संप्रदाय की शाखाएं शायद ही कभी एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई हैं। इस बार उन्होंने संप्रदाय के भीतर संपर्क के एक विशेष तरीके का उपयोग किया। बीशु के 10,000 बुद्ध संप्रदाय से संदेश इन विवरणों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भी सुझाव दिया कि इस शाखा को जितनी जल्दी हो सके खाली करने की तैयारी करनी चाहिए। इस संदेश को प्राप्त करने के बाद 10,000 बुद्ध संप्रदाय ने अन्य 6 संप्रदायों को मामले को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो उनके बीच मामूली संघर्षों के बावजूद 7 संप्रदायों ने हजारों वर्षों से अनगिनत संकटों के माध्यम से एक सामान्य समझ बनाए है और एक मजबूत गठबंधन बन गए हैं। लेकिन प्रत्येक संप्रदाय को केवल एक संदेश के आधार पर छोड़ने की तैयारी करने के लिए कहना, यह अन्य संप्रदायों के लिए अकल्पनीय है, और 10,000 बुद्ध संप्रदाय के भीतर अधिकांश लोग रहने और रक्षा करने का इरादा रखते हैं। क्या मास्टर का मतलब ये कहना है कि पिछले गोल्डन कोर स्वॉर्ड कल्टीवेटर, साथ ही इस उड़ने वाली नाव पर गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स, सभी सेनलो संप्रदाय द्वारा बीशु से भागने के लिए मजबूर थे? एल्डर गू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा।
जिन कल्टीवेटर्स ने अपना संप्रदाय खो दिया है वे सबसे भयानक होते हैं, क्योंकि वे जल्दी से बसने के लिए एक नई जगह खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने संप्रदाय के प्रारंभिक नुकसान पर वे संप्रदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने पिछले संचय पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खेती संसाधन, एक स्थिर खेती वातावरण, जूनियर्स का प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण मनोबल जैसी समस्याएं एक घर के बिना एक संप्रदाय को नीचे खींचेंगी। हम बैकअप एल्डर्स के आने के बाद और मामलों पर चर्चा करेंगे, मास्टर डू हाई ने धीरे से कहा। अब जब उन्होंने कल्टीवेटर्स का एक फॉर्मेशन आते देखा था तो वे पिछले संदेश के बारे में संप्रदायों को सूचित कर सकते थे। उड़ने वाली नाव को बिहाई के भीतरी हिस्सों में पीछे हटाओ। जिस क्षण पहला गोल्डन कोर कल्टीवेटर 7 स्टार आइलैंड की ओर उड़ा, नाव पर गोल्डन कोर ने अपना फैसला किया। बिना झिझक के नाव पलट गई और उसी दिशा में वापस उड़ गई जहां से वह आई थी। एक के बाद एक 7 संप्रदायों से गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स पहुंचे। लगभग सभी उपलब्ध गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स आ गए थे। 7 स्टार आइलैंड पर कुल 19 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स दिखाई दिए, जिसमें प्रत्येक संप्रदाय से कम एक गोल्डन कोर और कई संप्रदायों में प्रत्येक में 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स थे। भाई कल्टीवेटर्स 10,000 बुद्ध संप्रदाय के पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए है। डू युआन को बोलने दें। मास्टर डू हाई ने ओल्ड मून डू युआन को सिर हिलाया। गोल्डन कोर एल्डर्स की निगाहें ओल्ड मून डू युआन पर पड़ी। वे यहां आते समय 7 स्टार आइलैंड पर तैनात गोल्डन कोर एल्डर से कुछ खबर पहले ही सुन चुके थे, और अब जब अधिक महत्वपूर्ण खबर की घोषणा होनी थी तो वे सभी एकाग्र हो गए। बीशु का 10,000 बुद्ध संप्रदाय हमारे जैसा ही वंश का है, और उन्होंने जो संदेश पारित किया है वो हमारे संप्रदाय को इस जगह से पीछे हटने की तैयारी करने के लिए कहता है। ओल्ड मून डू युआन की आवाज जोर से और स्पष्ट थी। क्या पीछे हटना? कहां पीछे हटना है? हम सिर्फ 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स का सामना करने के बाद पीछे हटने जा रहे हैं। हम संप्रदाय की नींव से कैसे पीछे हट सकते हैं जो 10 लाख साल तक चली है? प्रत्येक गोल्डन कोर एल्डर्स ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। कोई भी गोल्डन कोर एल्डर पीछे हटने के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता था। सभी, ये केवल बीशु के 10,000 बुद्ध संप्रदाय से एक याद है। मुझे लगता है कि हमें एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। हमारा संप्रदाय अन्य संप्रदायों को पीछे हटने के लिए राजी करने का इरादा नहीं रखता है। ईमानदार होने के लिए हमारे संप्रदाय के भीतर पीछे हटने की तुलना में बने रहने के लिए एक बहुत मजबूत आवाज है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, हमारा संप्रदाय भी संप्रदाय को छोड़ने को स्वीकार नहीं करेगा। ओल्ड मून डू युआन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। यही भावना है। कुछ गोल्डन कोर एल्डर्स ने सहमति में सिर हिलाया। गोल्डन कोर अब शांत संदेश के निहितार्थों के महत्व का आकलन करना शुरू कर दिया। जाहिर है, बीशु का 10,000 बुद्ध संप्रदाय कुछ जानता था, लेकिन उन्हें स्पष्ट चेतावनी देने के लिए कहना आसान नहीं हो सकता है। इस तरह की याद में कुछ जोखिम शामिल हो सकते हैं। मास्टर डू हाई, मास्टर डू युआन, हम अनुरोध करते हैं कि 10,000 बुद्ध संप्रदाय बीशु के 10,000 बुद्ध संप्रदाय के साथ और संपर्क करे। यदि किसी इनाम की आवश्यकता है या कोई अन्य मांग है तो संप्रदायों को बोझ साझा करने दें। हमें यह जानने के लिए अधिक विस्तृत खुफिया जानकारी चाहिए कि संभावित दुश्मन कौन है। एल्डर यिन ने दोनों मास्टर से बात की। एल्डर यिन गोल्डन कोर मध्य स्टेज में थे। उनकी ताकत इस समूह के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बीच सामने की ओर रखती थी। 7 संप्रदायों से गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स का विशाल बहुमत गोल्डन कोर प्रारंभिक स्टेज में था, जो उनकी खेती तकनीकों, संसाधनों और खेती वातावरण से संबंधित था। ये 7 संप्रदायों की एकता और अत्यधिक उत्तर में उनका स्थान था, जिसने उन्हें 10,000 वर्षों तक स्थिर रहने दिया था। लगभग किसी भी शक्तिशाली ताकतों ने इस अपेक्षाकृत बंजर क्षेत्र को लालच नहीं दिया, लेकिन इस बार अगर वास्तव में पुनर्वास की आवश्यकता में एक विस्थापित संप्रदाय था, तो ये 7 संप्रदायों के क्षेत्रों के लिए प्रतिद्वंद्विता कर सकता है। कई वर्षों के विकास के बाद 7 संप्रदायों ने लगातार अपने खेती वातावरण को बढ़ाया था, जिससे उनके संप्रदायों में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। खासकर आध्यात्मिक नसों के मामले में प्रत्येक संप्रदाय की मुख्य आध्यात्मिक नसें अब बीशु में मध्यम आकार के संप्रदायों से कम नहीं थी। ये भी कारण था कि 7 संप्रदायों ने इतने सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को पोषण दिया था। 10,000 वर्षों के विकास ने 7 संप्रदायों को उनकी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। एल्डर यिन, हमारा संप्रदाय उनके साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश करेगा। वास्तव में मुझे संदेह है कि इस बार एक नवजात आत्मा महान शक्ति शामिल हो सकती है। मास्टर डू हाई ने अपना निर्णय व्यक्त किया। असंभव, क्या एक नवजात आत्मा महान शक्ति वाला संप्रदाय अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है? यहाँ तक कि एल्डर यिन भी इस बार कुछ अविश्वसनीय थे। नवजात आत्मा कल्टीवेटर्स का सपना था, वास्तव में शक्तिशाली प्राणी। प्रत्येक नवजात आत्मा का जीवनकाल 1000 वर्षों से अधिक था, और जब उनका जीवनकाल अपने अंत तक पहुंचता था तो वे खुद को पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से खेती करने की अनुमति भी दे सकते थे। एक हद तक नवजात आत्माओं ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर नियंत्रण का एकाधिकार कर लिया था। इन नियमों का लाभ उठाकर ही वे 1000 वर्षों का जीवनकाल प्राप्त कर सकते थे और पुनर्जन्म ले सकते थे। ऐसे प्राणी दुश्मन होने दें, उनके बारे में सोचना भी रीढ़ में ठंडक भेजने के लिए पर्याप्त था। सभी संप्रदायों को भी संबंध स्थापित करने के तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या हम बीशु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 संप्रदायों द्वारा सामना की गई सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन क्या यह एक अवसर भी नहीं है? जो कल्टीवेटर्स यहाँ आते हैं वे अपने संप्रदायों के संचय को अपने साथ रखते हैं। वहाँ बहुत सारी खेती तकनीकें और संसाधन होने चाहिए।
एल्डर येन ने अपने शब्दों से अन्य गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को एकजुट किया। शायद संप्रदायों के पास बिशु से सीधे संपर्क करने के सीधे साधन नहीं थे जैसे 10,000 बुद्ध संप्रदाय के पास थे, लेकिन उनके पास अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ चैनल निश्चित रूप से होंगे। वर्तमान में जो कमी थी वह खुफिया जानकारी का समर्थन था ताकि 7 संप्रदायों को सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। कम से कम उन्हें दुश्मन की ताकत और संख्या जानने की आवश्यकता थी ताकि स्थिति से उचित रूप से और भारी नुकसान उठाए बिना निपटा जा सके। सभी गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स अपने संप्रदायों के संबंधों के बारे में सोच रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें दुश्मन का सामना करने के विचार पर एक लड़ने की भावना से भर गईं। अधिक शक्तिशाली खेती तकनीकें और अधिक संसाधन इन गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के आगे बढ़ने के लिए अवसर थे। 7 स्टार आइलैंड को बिशु से एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, संभवतः एक नवजात आत्मा शक्ति भी शामिल है। 7 संप्रदाय अब खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रतिक्रिया की योजना बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अध्याय 215 154 कार्य। ली शिमिंग को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन हाल ही में फॉर्मेशन से जुड़े कार्य बहुत बढ़ गए थे। ये सब संप्रदाय के अंतिम 2 उच्च स्तरीय एरे मास्टर्स द्वारा लाए गए थे, जिसमें कई बढ़ी हुई फॉर्मेशन योजनाओं को वास्तविक संचालन में रखा जा रहा था। देखिए, ऐसी योजनाएं आमतौर पर अतीत में केवल अनुसंधान के लिए थीं, और संप्रदाय एक महान फॉर्मेशन की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में कीमती फॉर्मेशन सामग्रियों के उपयोग को मंजूरी नहीं देता था। लेकिन अब यह अलग था, फॉर्मेशन संसाधनों की एक विशाल मात्रा संप्रदाय के भंडार कक्ष से ऐसे निकाली जा रही थी जैसे वे मुफ्त हो। ली शिमिंग ने मूल रूप से सोचा था कि 50,000 अच्छे कर्मों का कार्य पूरा करने में लंबा समय लगेगा, फिर भी वर्तमान रुझान के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि वह इस वर्ष के भीतर इसे हासिल कर सकता है। उसकी खेती की गति अभी भी एक तेज प्रगति बनाए हुए थी, और उसने इस बात की गहनता से जांच नहीं की कि संप्रदाय फॉर्मेशन में अपना निवेश क्यों बढ़ा रहा था, जब तक कि वह एक उच्च स्तरीय एरे मास्टर के रूप में अपनी ताकत का खुलासा नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद अगर वह अब अपनी क्षमता को उजागर करता है, तो उसे डर था कि उसे शायद ही कोई आराम मिलेगा, और यह उसकी खेती को भी प्रभावित कर सकता है। उसे एक घटना के बाद से संप्रदाय के प्रति उसकी जुड़ाव की भावना बहुत कम हो गई थी, जिसने उसे संप्रदाय के दृष्टिकोण से चीजों पर विचार करने में उदासीन बना दिया। बेशक एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के कल्टीवेटर के रूप में संप्रदाय के मामले उससे बहुत दूर थे, और वह उनके बारे में पूछताछ करने में बहुत आलसी था। हर दिन वह एक के बाद एक संप्रदाय फॉर्मेशन कार्य पूरा कर रहा था, उन्हें पर्याप्त अच्छे कर्मों के लिए विनिमय कर रहा था। आज ली शिमिंग को जूनियर मास्टर सॉन्ग द्वारा स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में आमंत्रित किया गया था। ली शिमिंग ने स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में प्रवेश किया और देखा कि जूनियर मास्टर जुगे के पसंदीदा स्थान पर एक मध्यम आयु वर्ग की सुंदर महिला बैठी थी, और कोई नहीं बल्कि जूनियर मास्टर सॉन्ग, संप्रदाय की एक और उच्च स्तरीय एरे मास्टर। प्रणाम जूनियर मास्टर सॉन्ग। उसने जूनियर मास्टर जुगे के लिए महसूस की गई उदासीनता को दबाया और सम्मानपूर्वक झुका। ली शिमिंग, तुम स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में शायद ही कभी आते हो, जूनियर मास्टर सॉन्ग ने उदासीनता से कहा। ली शिमिंग चौंक गया और समझाने ही वाला था जब उसने जूनियर मास्टर सॉन्ग को अपना हाथ हिलाते हुए देखा, यह संकेत देते हुए कि उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें इसके लिए बुलाया है, जूनियर मास्टर सॉन्ग ने कहा जैसे ही उसने एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। ली शिमिंग ने जेड स्क्रॉल को अपने माथे पर रखा। अंदर एक फॉर्मेशन डिजाइन और संप्रदाय के क्षेत्र का एक नक्शा था जो हजारों मील दूर था, जिसमें 7 स्टार आइलैंड तक अंतराल पर एक फॉर्मेशन स्थापित था। उसने इस फॉर्मेशन को पहचाना, ये संदेश संचारित करने, आसपास के आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न को स्कैन करने और संचार और अलर्ट के लिए उपयोग किया जाता था। इस फॉर्मेशन को स्थापित करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था, जब तक कि पर्याप्त फॉर्मेशन सामग्री थी। हालांकि डिजाइन आरेख के अनुसार केवल इस एक फॉर्मेशन के लिए 300 से अधिक इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता होगी। आवश्यक सामग्रियों को केवल विशाल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अगर तुम्हारी ताकत देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट तक नहीं पहुंची होती, तो मैं तुम्हें इस योजना में भाग नहीं लेने देती। मैं जानती हूं कि तुम संप्रदाय से बहुत दूर के कार्य कभी नहीं लेते हो, होली आइस संप्रदाय के बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन दे सकती हूं, होली आइस संप्रदाय तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त मैं जानती हूं कि तुम एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली के लिए विनिमय करना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ सटीक खबर बताती हूं, इस बैच की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों में 3 बची हैं, बाकी का विनिमय हो चुका है। अगर तुम ये कार्य लेते हो और 100 फॉर्मेशन स्थापित करने का प्रबंधन करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए संप्रदाय से एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे अच्छे कर्मों की गणना की है, और 100 फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए अच्छे कर्मों के साथ यह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली के लिए विनिमय करने के लिए ठीक पर्याप्त होगा। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने सब कुछ नियंत्रण में होने की हवा के साथ कहा। वास्तव में ली शिमिंग के पास पहले से ही 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां थी। अगर एल्डर येन की चेतावनी नहीं होती, तो वह जूनियर मास्टर सॉन्ग के प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए लुभाया जाता। गारंटी के बारे में बात करते हुए कि होली आइस संप्रदाय उसका कुछ नहीं करेगा, वह ठीक से जानता था कि होली आइस संप्रदाय बदला क्यों लेना चाहेगा। यह एल्डर बेली के अपने बेटे की मौत पर शोक से संबंधित था, और इस तथ्य से कि उसे निशाना बनाने की प्रक्रिया में एल्डर बेली को एक गंभीर चोट लगी थी और यहां तक कि एक जादुई कलाकृति भी खो गई थी।
हालांकि एल्डर बेली को पता नहीं था कि यह वह था जिसने बेली जिनग्यान को मारा था या वह चोट और जादुई कलाकृति के नुकसान से संबंधित था। एल्डर बेली के मिजाज को देखते हुए वह निश्चित रूप से बदला लेगा। हालांकि उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली की तत्काल आवश्यकता थी। वह अगले बैच के उत्पादन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। अपनी खेती की गति के साथ वह अगले वर्ष तक अधिकतम ची एनर्जी रिफाइनमेंट के शिखर तक पहुंच सकता था, जिस बिंदु पर वह एक सफलता का प्रयास करने में सक्षम होगा। मैं कार्य ले लूंगा, ली शिमिंग ने अब और संकोच किए बिना गहराई से झुकते हुए कहा। जाओ और फॉर्मेशन सामग्री इकट्ठा करो। एक बार जब तुम एक फॉर्मेशन स्थापित कर लेते हो तो उन सभी को एक साथ जोड़ दो। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने अपना हाथ हिलाया और निर्देश दिया। ली शिमिंग ने स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन छोड़ दिया और 10 फॉर्मेशन के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गया। शायद हाथों की कमी के कारण इन फॉर्मेशन सामग्रियों को मोटे तौर पर संसाधित भी नहीं किया गया था। उसने यिन शीलन को स्थिति समझाते हुए एक संदेश भेजा, फिर संप्रदाय के बाहरी इलाके की ओर उड़ गया। यिन शीलन भी इस समय काफी व्यस्त थी। उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश किया था और अपनी मुख्य कल्टीवेशन तकनीक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के कुछ जादू का अभ्यास कर रही थी। यह एल्डर यिन की आवश्यकता थी। जब तक यिन शीलन एक निश्चित आत्म सुरक्षात्मक ताकत तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह किसी भी अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती थी। एल्डर यिन इस बिंदु पर विशेष रूप से सख्त थे और यिन शीलन के पास अपने पिता के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि ली शिमिंग के साथ अकेले मिशन पर जाने का भी समय नहीं था। जहां तक रेनफी र का सवाल है, वह भी बंद थी। रेनफी र के अनुसार उसकी मां ने मांग की थी कि वह जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचे और उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में उसकी उन्नति को तेज करने के लिए उसके लिए कीमती संसाधन तैयार किए थे। ली शिमिंग को यह अजीब लगा। वह रेनफी र की मां से मिला था, जो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर थी। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर दूरदर्शी नहीं होगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में उन्नति में तेजी लाना वास्तव में एक कल्टीवेटर को ज्यादा लाभ नहीं देता था। ली शिमिंग ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली सुरक्षित करने के लिए जूनियर मास्टर सॉन्ग से फॉर्मेशन कार्य स्वीकार कर लिया है, जबकि संप्रदाय अप्रत्याशित खतरे की तैयारी में व्यस्त है। उसके दोस्त भी एकांत में है। अब ली शिमिंग का ध्यान फॉर्मेशन को स्थापित करने और अच्छे कर्मों को इकट्ठा करने पर होगा। अध्याय 216 154 कार्य _2। ये संसाधनों की सरासर बर्बादी थी, खासकर रेनफी र की उम्र को देखते हुए। इतनी जल्दी उसके वर्तमान स्तर तक पहुंचना पहले से ही असाधारण था। ये अनियमित परिस्थितियां, संप्रदाय के फॉर्मेशन में अचानक बढ़े हुए निवेश के साथ मिलकर सब कुछ असामान्य लग रहा था। ली शिमिंग ने यिन शीलन और रेनफी र से कोई खबर नहीं सुनी थी। ऐसा लगा कि उन्हें भी विशेष बातें पता नहीं थी। लेकिन उसे एक बढ़ती हुई तत्कालता महसूस हुई, जिसने उसे अपने फॉर्मेशन के निर्माण में तेजी लाने के लिए मजबूर किया। एक उच्च स्तरीय एरे मास्टर के रूप में उसकी दक्षता के साथ आध्यात्मिक विचार की सहायता से समुद्र में एक फॉर्मेशन का निर्माण करने में केवल 5-2 घंटे की अवधि लगी और उसने फॉर्मेशन सामग्री को संसाधित करने का कार्य अपने क्लोन को सौंप दिया। हर दिन अपने संप्रदाय की गुफा में खेती करने के लिए वापस लौटने के अलावा उसने अपना बाकी समय दिन और रात बाहर फॉर्मेशन बनाने में बिताया। अपनी सुरक्षा के लिए फॉर्मेशन का निर्माण करते समय वह आसपास के समुद्रों की स्थितियों के प्रति सतर्क रहने के लिए आत्मा नियंत्रण आत्मा विभाजन तकनीक से कई आत्मा विभाजन को क्षेत्र के चारों ओर फैला देता था। यह ठीक प्राथमिक आत्मा के अस्तित्व के कारण था कि उसने इस कार्य को करने की हिम्मत की। जब से आत्मा नियंत्रण आत्मा विभाजन तकनीक की प्राथमिक आत्मा ने मृत गोल्डन कोर युन शिंगई की आत्मा को अवशोषित किया था, तब से इसमें जबरदस्त बदलाव आए थे, जो लगभग एक भौतिक इकाई से अभेद्य हो गई थी। यह अब प्राथमिक आत्मा पर बिना किसी प्रभाव के 10 आत्मा विभाजन तक बना सकता था, जो आत्मा नियंत्रण आत्मा विभाजन तकनीक के विवरणों से भी अधिक था। होली आइस संप्रदाय का बदला। एक पारदर्शी उड़ने वाली नाव आसमान से उड़ रही थी, जिसमें देर चरणों में 6 ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स थे, विशेष रूप से एक जिसकी आभा उसके बगल के 5 साथियों से आगे निकल गई थी। भाई डू, इस मिशन के पुरस्कार पर्याप्त है। अगर तुम एल्डर बेली की नजर पकड़ने का प्रबंधन करते हो तो हमें मत भूलना, एक कल्टीवेटर ने चापलूसी भरे लहजे में अग्रणी भाई डू से कहा। प्रत्येक संप्रदाय के अपने विलक्षण कल्टीवेटर्स होते हैं जिन्हें विशेष ध्यान मिलता है। सामान्य तौर पर ये प्रतिभाएं साधारण कल्टीवेटर्स के साथ कार्य नहीं करती हैं। यहाँ तक कि साधारण कल्टीवेटर्स को भी इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलने को शायद ही मिलता है। प्रतिभाओं को संप्रदाय द्वारा ध्यान से तैयार किए गए मिशन और संसाधन प्रस्तुत किए जाते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें प्रदान की जाने वाली खेती तकनीकें भी उनकी परिस्थितियों के लिए इष्टतम होती हैं। केवल बहुत कम साधारण कल्टीवेटर्स जो विलक्षण लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें मिशनों में सहयोग करने का मौका मिलता है, पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जो हालांकि ज्यादातर विलक्षण लोगों द्वारा दावा किए जाते हैं, मानक कार्यों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, ऐसे अवसर साधारण कल्टीवेटर्स के लिए प्रतिभाओं के साथ संबंध बनाने के दुर्लभ अवसर होते हैं। कम से कम एक संप्रदाय के भीतर विलक्षण कल्टीवेटर्स में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य से देर के चरणों की ताकत होती है। अगर वे भाग्यशाली हैं तो वे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स बनने के लिए भी प्रगति कर सकते हैं। बेशक गोल्डन कोर बनने वाली प्रतिभाएं कई साल बाद की बात है, और साधारण कल्टीवेटर्स जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए उनसे लाभ उठाना मुश्किल होगा।
यहाँ 6 कल्टीवेटर्स होली आइस संप्रदाय के भाई डू के नेतृत्व में थे, जो एक स्वर्गीय स्पिरिट जड़ के साथ एक विलक्षण थे। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के देर के चरणों में कई कल्टीवेटर्स उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन भाई डू ने एक और भी उच्च शुरुआती बिंदु की आकांक्षा की। शुरू में यह असंभव लग रहा था, क्योंकि होली आइस संप्रदाय के गोल्डन कोर एल्डर शिष्य कोटा पहले से ही भरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक एक अवसर पैदा हुआ। एल्डर बेली का बेटा बेली जिनयान लापता हो गया, जिसके बाद फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में एल्डर बेली के एक शिष्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिससे उनके समूह में एक जगह खाली हो गई। गोल्डन कोर गुरु आमतौर पर ऊर्जा की कमी के कारण कई शिष्यों को नहीं लेते हैं। होली आइस संप्रदाय में एक गोल्डन कोर औसतन लगभग 3 शिष्यों को लेता है, अक्सर उत्कृष्ट स्पिरिट जड़ बीज और महान क्षमता वाले लोगों का चयन करता है। अगर भाई डू फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में सफलता प्राप्त कर सकता है और अन्य क्षेत्रों में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो उसे एक गोल्डन कोर की तलाश नहीं करनी पड़ सकती है, कोई पहले उसके पास पहुंच सकता है। लेकिन वह अधीर हो रहा है। संप्रदाय के भीतर मजबूत प्रतिस्पर्धा और 2 अन्य ची एनर्जी रिफाइनमेंट प्रतिभाएं उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं। वह एल्डर बेली को अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए, अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने और एल्डर बेली का सच्चा शिष्य बनने की आशा करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा था। अवसर अप्रत्याशित रूप से आया जब एल्डर बेली ने एक गुप्त मिशन जारी किया, स्काई सी संप्रदाय से एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर को मारना। दरअसल, जैसा कि स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन से जूनियर मास्टर सॉन्ग ने कहा था, वर्तमान स्थिति ऐसी होने के कारण होली आइस संप्रदाय ली शिमिंग पर पूर्ण पैमाने पर हत्या शुरू नहीं कर सकता था। होली आइस संप्रदाय सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एल्डर बेली ऐसा नहीं चाहते थे। नियमों में हमेशा कमियां होती हैं। 7 संप्रदाय शिष्यों के बीच झड़पों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं ताकि उन्हें अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। हालांकि ये झड़पें अलिखित नियमों के अधीन हैं। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के कल्टीवेटर्स को केवल आपस में लड़ने की अनुमति है, ठीक वैसे ही जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में सीमित है। हमला करने के लिए प्रमुख सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं है। वर्तमान स्थिति में 7 संप्रदायों को एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है, और यहाँ तक कि एल्डर बेली भी ऐसे समय में चीजों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ली शिमिंग ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के बीच लड़ाई के दौरान मारा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि होली आइस संप्रदाय ने जानबूझकर परेशानी उकसाई। अगर ली शिमिंग में ताकत की कमी है, तो तुम्हें उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हर साल इतने सारे ची एनर्जी रिफाइनमेंट शिष्य मारे जाते हैं, एक और ली शिमिंग शायद ही कोई फर्क पड़ता है। जब तक एक क्षेत्रों के पार एक हमला नहीं है, एल्डर बेली हमेशा एक बहाना खोज सकते हैं। एल्डर बेली ली शिमिंग को मारने के विचार से लगभग जुनूनी हो गए थे। ली शिमिंग के मिशन का असाइनमेंट शायद ही कोई रहस्य था और ध्यान देने वालों से छिपाया नहीं जा सकता था, जिसने इस गुप्त ऑपरेशन को जन्म दिया। आमना सामना। ली शिमिंग ने अपनी आध्यात्मिक विचार से तैयार किए गए झंडों को नियंत्रित किया, उन्हें चट्टानों के ऊपर स्थित किया। कार्य सरल लग रहा था, लेकिन उसने पहले इलाके और आसपास के आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह पर सटीक गणना की थी। 108 झंडों का स्थापन विशिष्ट नोड्स पर होना था। स्थिति में मामूली त्रुटि भी फॉर्मेशन को बेकार कर देगी। फॉर्मेशन का मतलब दीर्घकालिक उपयोग के लिए था, इसलिए उसे झंडों के बीच आध्यात्मिक शक्ति के मार्ग बनाने थे और उच्च ज्वार के खिलाफ जलरोधन पर विचार करना था, जो चट्टानों को जलमग्न कर देगा। उसने पिछले दिनों में ये कई बार किया था। IBM-Z15 की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी। एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सी के स्वचालित क्रॉस रेफरेंस प्रदान करने के साथ वह सटीक डेटा प्राप्त कर सकता था। एक कारण है कि एरे मास्टर्स अपेक्षाकृत साधारण दिमाग के साथ विशाल गणनाएं कर सकते हैं। एरे मास्टर्स उच्च अनुभवात्मक शिक्षा का एक पेशे है। जिसने भी एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सी बनाया, वह संचित अनुभव के माध्यम से अपने अध्ययन के क्षेत्र के भीतर किसी भी फॉर्मेशन के लिए समुद्र के भीतर से सहजता से संबंधित डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता था। कभी कभी ली शिमिंग को आश्चर्य होता था कि क्या एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सी किसी प्रकार का जैविक कंप्यूटर था। होली आइस संप्रदाय के शिष्य। उसने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि आत्मा नियंत्रण आत्मा विभाजन तकनीक से एक आत्मा ने उसे एक चेतावनी भेजी। उसने उस आत्मा की दृष्टि को अपनी प्राथमिक आत्मा के साथ साझा किया और परिचित पारदर्शी उड़ने वाली नाव को देखा, जो होली आइस संप्रदाय के भीतर से एक मानक मॉडल था। पारदर्शी उड़ने वाली नाव के उड़ान पथ से यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि वह निशाना था। जैसे ही उसने देखा, पारदर्शी उड़ने वाली नाव रुक गई और 5 कल्टीवेटर्स फैल गए, उसे घेर लिया। यह स्पष्ट था कि जो होली आइस संप्रदाय के कल्टीवेटर्स आए थे, उनमें मजबूत आत्मविश्वास था। वे उसे भागने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। ली शिमिंग ने अपनी विभाजित आत्मा के माध्यम से इन कल्टीवेटर्स की आभा को महसूस किया और आराम महसूस किया। उड़ने वाली नाव पर एक सहित वे सभी ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स थे। वह पहले ही ची एनर्जी रिफाइनमेंट 8वें स्तर तक पहुंच चुका था, जो देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र में एक शक्तिशाली दावेदार था। उसकी शारीरिक बनावट का उल्लेख नहीं है, जो एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट 9वें स्तर के कल्टीवेटर को आसानी से पछाड़ सकता था। उसका मजबूत शरीर और रक्षात्मक शक्ति का मतलब था कि उसे कई साथियों द्वारा हमला किए जाने का डर नहीं था। बेशक वह उसका खुद का आत्मविश्वास था। होली आइस संप्रदाय उसके बारे में पर्याप्त नहीं जानता था। उसने ऐसे लड़ाकों को भेजा था जिन्हें वह मानता था कि उसकी पूरी ताकत की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर एल्डर बेली 7 स्टार आइलैंड पर ली शिमिंग के प्रदर्शन के बारे में जानते, तो उन्होंने इस मिशन को स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले प्रतिभाशाली शिष्यों को सौंपा होता।
हालांकि भाई डू औपचारिक रूप से एक शिष्य नहीं बने थे, संप्रदाय ने स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले लोगों के लिए संसाधन और खेती तकनीकें प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई डू की युद्ध शक्ति ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के शिखर पर खड़ी थी। ली शिमिंग से निपटना, जिसने देह शोधन में थोड़ी उपलब्धि हासिल की थी, कोई समस्या नहीं थी। यह विशेष रूप से सच था कि अन्य ची एनर्जी रिफाइनमेंट शिष्यों की मदद को देखते हुए ली शिमिंग के बचने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया था। ली शिमिंग ने न तो छिपाया और न ही बचाया, बल्कि दुश्मन का सामना सीधे किया। वह हवा में उड़ गया, अपने पंख फैलाए और अपने विरोधियों के आगमन के लिए मध्य हवा में इंतजार किया। ली शिमिंग को होली आइस संप्रदाय के ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स ने घेर लिया है और एक लड़ाई आसन है। अध्याय 217-155 अंतिम मुकाबला। भाई डू उड़ने वाली नाव के ऊपर खड़ा था, ली शिमिंग को गंभीरता से देख रहा था। उसकी आंखें घातक दृढ़ संकल्प की आभा से भरी हुई थीं, मानो वह जीवन से रहित एक वस्तु को देख रहा हो। ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के रूप में स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले लोगों के पास एक जबरदस्त फायदा था। सर्वोत्तम मुख्य खेती तकनीक, सबसे मजबूत देह शोधन तकनीक और संसाधनों की एक प्रचुर आपूर्ति सभी यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले शिष्य अपनी ची एनर्जी रिफाइनमेंट स्टेज के दौरान सबसे ठोस नींव स्थापित कर सके। ऐसी प्रतिभा का एक और फायदा समय की बहुतायत थी। चूंकि उन्हें ची एनर्जी रिफाइनमेंट स्टेज में एक द्वितीय कल्टीवेटर पेशे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनके पास शक्तिशाली जादुई तकनीकों का अभ्यास करने के लिए अधिक समय था और यहाँ तक कि अपने संप्रदाय द्वारा भेजे गए प्रशिक्षकों से खेती का अनुभव और वास्तविक युद्ध अनुभव दोनों प्राप्त कर सकते थे। कम से कम होली आइस संप्रदाय के भीतर स्वर्गीय स्पिरिट जड़ वाले कल्टीवेटर्स और अन्य कल्टीवेटर्स दो पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। भाई डू के हाथों में ली शिमिंग के बारे में सभी जानकारी थी। उसकी वज्र देह रक्षा दैवीय कौशल की खेती ने वास्तव में एक ठोस रूप ले लिया था, जो उसके देह शोधन से भी अधिक मजबूत था। ली शिमिंग ने सबसे मजबूत तलवार हेरफेर तकनीक भी सीखी थी और फॉर्मेशन की गहन समझ रखता था। प्रोफाइल को देखते हुए भाई डू कल्पना कर सकता था कि यह एक अविश्वसनीय रूप से मेहनती कल्टीवेटर था, लेकिन ट्रिपल स्पिरिट रूट्स की प्रतिभा के साथ अगर किसी के पास देह शोधन के लिए प्रतिभा थी, तो उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा इसे मजबूत करने में समर्पित करनी चाहिए। हालांकि फाइलों में ली शिमिंग हर चीज में दखल देना चाहता था, तलवार हेरफेर तकनीक, फॉर्मेशन और यहाँ तक कि प्रारंभिक चरणों में स्पिरिट प्लांट कल्टीवेशन में भी हाथ आजमाया। ली शिमिंग संप्रदाय में सिर्फ 4 साल से था और इतने संक्षिप्त समय में व्यापक रूप से विकसित करने का प्रयास कर रहा था। क्या उसने वास्तव में खुद को एक स्वर्गीय स्पिरिट जड़ रखने वाला सोचा था? केवल एक चीज जिसके बारे में भाई डू को सतर्क रहने की आवश्यकता थी, वह थी ली शिमिंग का देह शोधन। जहां तक तलवार हेरफेर तकनीक का सवाल है, उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। समुद्र में लड़ते समय ली शिमिंग के देह शोधन ने स्वाभाविक रूप से अपनी आधे से अधिक क्षमता खो दी। ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स नहीं थे। वे जैसा चाहे उड़ नहीं सकते थे और उन्हें पूरी तरह से जादुई कलाकृतियों पर भरोसा करना पड़ता था, जो पर्याप्त लचीले नहीं थे, इसलिए वे देह शोधन के फायदों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते थे। भाई डू का हर मिशन का त्रुटिहीन समापन बिना किसी कारण के नहीं था। वह एक मिशन पर जाने से पहले दुश्मन का अच्छी तरह से विश्लेषण करेगा, तभी कार्य करेगा जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि सफलता एक निश्चित है। ली शिमिंग ने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को असाधारण रूप से जीवंत महसूस किया। जब से वह देव चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट तक पहुंचा था, उसने समान रैंक के एक कल्टीवेटर के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। मुख्य कारण ये था कि देव चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट में उसका समय अपेक्षाकृत कम रहा था और उसे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था जिसके साथ वह लड़ाई में शामिल हो सके। भाई डू और 5 ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स को 5 अलग अलग दिशाओं में फॉर्मेशन फ्लैग पकड़े हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। अंततः उसे अपने रैंक के साथियों के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। खेती जगत में प्रवेश करने के बाद से समान रैंक के कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ने के अवसर बहुत विरल थे। उसने हमेशा खुद से कहीं अधिक मजबूत दुश्मनों का सामना किया था। इसने उसे बुद्धिमत्ता से बमों, शव शोधन या चालाक योजनाओं का उपयोग करके लड़ाइयों को जीतने के लिए मजबूर किया। आज वह एक सच्चे कल्टीवेटर की तरह माननीय और सीधे लड़ना चाहता था। होली आइस संप्रदाय डू बिंग्यान ली शिमिंग से 50 मीटर आगे एक बिंदु पर उड़ गया, अपनी उड़ने वाली नाव को पीछे हटा लिया और एक उड़ान ताबीज से खुद को मजबूत करने के बाद उसने साहपूर्वक ली शिमिंग को अपनी पहचान घोषित की। चूंकि ली शिमिंग भागा नहीं था, वह डू बिंग्यान के सम्मानजनक व्यवहार का हकदार था, ताकि ली शिमिंग को पता चले कि उसे किसने हराया है, ताकि वह स्पष्टता के साथ मर सके। स्काई सी संप्रदाय ली शिमिंग ने भी उतनी ही शांति और गर्व से जवाब दिया। उसने डू बिंग्यान से ची एनर्जी रिफाइनमेंट 9वें स्तर की आभा को महसूस किया, साथ ही उसकी नसों में दौड़ते हुए रक्त की आवाज भी। बहते हुए रक्त की आवाज से निर्णय लेते हुए वह जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने भी देह शोधन में एक मामूली उपलब्धि हासिल की थी। ली शिमिंग ने ये भी अफवाहें सुनी थी कि स्काई सी संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर था, लेकिन उसका सामान्य दायरा ज्यादातर फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था, जो प्रतिभाशाली कल्टीवेटर के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता था। इस प्रकार वह उक्त प्रतिभाशाली के बारे में अधिक नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर के लिए मानदंड बेहद उच्च थे और एक संप्रदाय में उनकी संख्या एकल अंकों में थी, जिसमें स्काई सी संप्रदाय में मुश्किल से मुट्ठी भर प्रतिभाएं थीं। यह संप्रदाय की उन्हें पोषण देने में अक्षमता के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि प्रतिभा खेती के मानदंडों को पूरा करने वाले कल्टीवेटर्स बहुत कम थे।
इस मुट्ठी भर व्यक्तियों में दोहरी स्पिरिट रूट्स वाले लोगों में से थोड़ी अधिक प्रतिभा वाले 3 का चयन किया गया था। प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स संप्रदाय के खजाने, संप्रदाय की अगली पीढ़ी के गोल्डन कोर बीज थे। पहला प्रतिभाशाली कल्टीवेटर जिससे ली शिमिंग कभी मिला था, वह वैली जिन यान था, जिसकी ताकत ऐसी थी कि अब भी वह उसे हराने में सक्षम होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि येन शीलन के पास एक स्वर्गीय स्पिरिट जड़ थी, उसे संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर नहीं माना जाता था, मुख्य रूप से क्योंकि उसे फॉर्मेशन के लिए एक अधिक जुनून था और उसकी खेती पूरी तरह से रूपों के उद्देश्य के लिए थी। संप्रदाय ने अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को पोषण दिया। बेशक येन शीलन की स्थिति अधिक अद्वितीय थी, उसे संप्रदाय के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स के कोटा की आवश्यकता नहीं थी, उसे अभी भी एल्डर येन से सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त हुए। ये विचार एक पल में उसके दिमाग में कौंध गए और ली शिमिंग के दाएं हाथ ने टूटी हुई जेड तलवार को उठाया जबकि उसके बाएं हाथ में स्पिरिट टर्टल शील्ड से प्रकाश विकिरण हुआ, उसके शरीर को एक सुरक्षात्मक चमक में ढक दिया। अपने शत्रु को एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर जानते हुए उसने मामूली लापरवाही भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसी क्षण डू बिंगयान के शरीर पर बर्फ कवच की एक परत दिखाई दी और एक सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति उसके बगल में फड़फड़ाई, जिस कारण से इसे एक सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति, उड़ने वाली नाव नहीं कहा गया। वह इसलिए था क्योंकि ली शिमिंग द्वारा 10 दिशाएं तलवार कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त करने के बाद, हालांकि उसने अपने क्लोन को इसका अध्ययन करना शुरू नहीं किया था, उसने तलवार कल्टीवेटर्स की एक गहन समझ हासिल कर ली थी। वह अब उड़ान में सक्षम एक तलवार को केवल एक उड़ने वाली तलवार नहीं मानेगा, न ही तलवार कल्टीवेटर्स केवल वे थे जो उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर सकते थे। एक सच्चा तलवार कल्टीवेटर अपनी मुख्य खेती तकनीक को सम्मानित करता था और उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करता था, सभी तलवार की सेवा करने की धारणा का पालन करते थे। न तो वह और न ही डू बिंगयान तलवार कल्टीवेटर्स थे, वे सिर्फ लड़ाई में जादुई कलाकृतियों का उपयोग कर रहे थे। काटो। डू बिंगयान ने पहला कदम उठाया, एक तेज जाप के साथ सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति को ली शिमिंग की ओर लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य उसे काट देना था। ली शिमिंग और डू बिंगयान के बीच ची एनर्जी रिफाइनमेंट स्टेज का अंतिम मुकाबला शुरू हो गया है। ली शिमिंग अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता है। अध्याय 218-155 अंतिम मुकाबला _2। ली शिमिंग की टूटी हुई जेड तलवार बाहर उड़ गई। सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति की तुलना में गुणवत्ता में काफी घटिया थी, इसलिए उसने सीधे टकराने का फैसला नहीं किया। एक उछलते हुए स्प्राइट की तरह टूटी हुई जेड तलवार ने डू बिंगयान की सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति को बार बार और धीरे से छुआ। टूटी हुई जेड तलवार का हर धीरे से स्पर्श सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति की रीढ़ पर उतरा, तलवार पर एक नियंत्रण जिसने गुप्त रूप से डू बिंगयान को चौंका दिया। खासकर जिस गति से ली शिमिंग ने तलवार को नियंत्रित किया, जो डू बिंगयान की तुलना में स्पष्ट रूप से तेज थी। वह तलवार हेरफेर तकनीक को इस हद तक कैसे खेती कर सकता है? डू बिंगयान ने हैरानी में सोचा। वास्तव में IBM Z15 के विश्लेषण पूरक के साथ भी तलवार हेरफेर तकनीक के ली शिमिंग के वर्तमान स्तर की तुलना केवल डू बिंगयान के तलवार नियंत्रण के स्तर से की जा सकती थी। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र में एक कल्टीवेटर के लिए तलवार नियंत्रण में समान क्षेत्र के अन्य शीर्ष कल्टीवेटर्स पर प्रभुत्व हासिल करना लगभग असंभव था, क्योंकि ली शिमिंग के पास IBM Z15 की मदद थी और डू बिंगयान को भी अपने गुरुओं से मार्गदर्शन मिला था। ली शिमिंग पहल करने में सक्षम होने का प्राथमिक कारण आध्यात्मिक विचार था। टूटी हुई जेड तलवार पर आध्यात्मिक विचार के संवर्धन ने इसे डू बिंगयान की सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीला बना दिया। हालांकि डू बिंगयान को होली आइस संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था, उसने आध्यात्मिक विचार के लिए खेती विधि प्राप्त नहीं की थी, न ही उसने कोई उच्च गुणवत्ता वाली अमृत गोलियां प्राप्त की थी जो आध्यात्मिक विचार उत्पन्न कर सकती थी। यही कारण था कि डू बिंगयान एक गोल्डन कोर एल्डर से जुड़ना चाहता था, जिसके पास शायद ऐसे कीमती संसाधन थे। टूटी हुई जेड तलवार द्वारा लगातार हमला की गई सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति की लय बाधित हो गई थी और वह अब अपनी उच्चतम गति प्राप्त नहीं कर सकती थी। अपने पीछे पंख फड़फड़ाते हुए ली शिमिंग का आंकड़ा हमेशा सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति से थोड़ा तेज था। हालांकि उसने एक तलवार कल्टीवेटर बनने का विचार छोड़ दिया था। एक तलवार कल्टीवेटर की लड़ाई की शैली वास्तव में उत्साहजनक थी। रक्षा के लिए स्पिरिट टर्टल शील्ड का उपयोग किए बिना भी केवल टूटी हुई जेड तलवार के साथ, भले ही यह सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति की तुलना में कम गुणवत्ता का था, वह डू बिंगयान की सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति को दबाने में कामयाब रहा। यह देखकर कि उसकी जादुई कलाकृति ली शिमिंग को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती है, डू बिंगयान ने अपनी कमर को थपथपाया और एक ताबीज हासिल किया। ली शिमिंग उसके कार्यों को बारीकी से देख रहा था। सक्रिय ताबीज से उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न को देखकर उसने तुरंत अपनी उड़ने की गति बढ़ा दी और एक चकमा देने वाला युद्धाभ्यास किया। ताबीज देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र से एक जादू के साथ सील किया गया था, और क्योंकि मंत्रों का उसका अध्ययन न्यूनतम था, होली आइस संप्रदाय के लोगों का उल्लेख नहीं करना। लेकिन ताबीज द्वारा जारी आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न को महसूस करके वह उसकी शक्ति का न्याय कर सकता था। ताबीज के सक्रियण के साथ उसके चारों ओर की हवा अचानक हिंसक रूप से बहने लगी, जिससे एक भयंकर हवा पैदा हुई। हवा के भीतर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई दिए और फिर एक बर्फीला तूफान में बदल गए। बर्फीला तूफान के कारण ली शिमिंग के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत तेजी से बन गई।
विशेष रूप से उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी, जिसकी बर्फीला तूफान के प्रभाव के कारण यहाँ तक कि उनकी फड़फड़ाने की गति भी काफी कम हो गई थी। उसकी गति काफी कम हो गई, लेकिन जादू का उसके शरीर पर सीमित प्रभाव पड़ा। स्पिरिट टर्टल शील्ड की व्यवस्था, जिसने एक ढाल बनाया था, ने बर्फीला तूफान के अधिकांश प्रभाव को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें बर्फ के क्रिस्टल ज्यादातर तापमान में तेजी से गिरावट के कारण बन रहे थे। उसने बस अपना शरीर हिलाया और उस पर बर्फ के क्रिस्टल तुरंत चटक गए और गिर गए। अगर वे पूरी तरह से शक्तिशाली बर्फ के क्रिस्टल होते तो वे इतनी आसानी से टूटते नहीं। इस बिंदु पर डू बिंगयान ने महसूस किया कि ली शिमिंग न केवल हमले में मजबूत था बल्कि रक्षा में भी असाधारण था। उसने अपनी सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति को पुनः प्राप्त किया, और जैसे ही वह उसके बगल में लौटा, उसने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और अचानक इसे सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति में भर दिया। फिर से वार करो। उसकी भयंकर चीख के साथ सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति ली शिमिंग की ओर शूट हो गई। यह पिछली हमलों से अलग था। पहले उसने युद्ध अनुभव और कौशल के साथ ली शिमिंग को पछाड़ने के लिए सोचा था, लेकिन यह पता चला कि जादुई कलाकृति पर ली शिमिंग का नियंत्रण उसके कहीं बेहतर था। कई अप्रभावी तरीकों के बाद उसने अपनी ताकतों पर खेलने का फैसला किया। शिखरची एनर्जी रिफाइनमेंट आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ली शिमिंग को जबरन दबाने के लिए। सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति अधिक आध्यात्मिक शक्ति को शामिल कर सकती थी, जिससे वह एक हल्की नीली चमक उत्सर्जित करती थी। ली शिमिंग की टूटी हुई जेड तलवार की गति अचानक बढ़ गई। तलवार प्रकाश जिसमें यह बदल गया वह पहले से भी तेज चला गया। तलवार की गति ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र में होनी चाहिए। तलवार हेरफेर तकनीक से अधिक थी। इसी तरह टूटी हुई जेड तलवार की शक्ति भी बढ़ गई, जिसमें तलवार प्रकाश में एक अजीब ऊर्जा जोड़ी गई। उसने अपनी खेती अभ्यास के दौरान इसकी खोज की थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने वास्तव में इसे प्रदर्शित किया था। अपने शोध के माध्यम से उसने पाया कि प्रभाव तलवार हड्डी से आया था। तलवार हड्डी सामान्य लग रही थी, लेकिन जब उसने तलवार प्रकाश में हेरफेर किया तो ये तलवार प्रकाश की गति और शक्ति को बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि इसमें शामिल अजीब ऊर्जा उसकी समझ से परे थी। इस बार डू बिंगयान की सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति ने टूटी हुई जेड तलवार के हमले को चकमा नहीं दिया। अधिक आध्यात्मिक शक्ति के साथ चार्ज होने के बावजूद उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार टूटी हुई जेड तलवार और सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति के बीच हर संपर्क का बाद वाले पर अधिक प्रभाव पड़ा। टूटी हुई जेड तलवार और सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति के बीच हर संपर्क ने उसकी आत्मा को कांप दिया। टूटी हुई जेड तलवार द्वारा ले जाई गई यह अजीब ऊर्जा सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति के अंदर आध्यात्मिक छाप को प्रभावित कर रही थी। मदद के लिए आओ। डू बिंगयान ने ली शिमिंग से अकेले लड़ने की इच्छा खो दी थी। उसकी भान सिकुड़ गई जब उसने अपने 5 साथियों को चिल्लाया। ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के तरीके अपेक्षाकृत सरल थे, और कुछ कल्टीवेटर्स के पास विभिन्न हमले के तरीके थे। मुख्य रूप से उनके कम क्षेत्र और समय की कमी के कारण प्रतिभाशाली ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स आमतौर पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते थे, और 1 या 2 शक्तिशाली हमले के तरीके होना पर्याप्त था। ये डू बिंगयान के लिए मामला था। ची एनर्जी रिफाइनमेंट 9वें स्तर में सुपर ग्रेट तलवार के आकार की जादुई कलाकृति प्राप्त करने के बाद उसे किसी अन्य हमले के तरीकों की आवश्यकता नहीं थी। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र में एक कल्टीवेटर के लिए उसका एक बार उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त था। ली शिमिंग बहुत निराश था, क्योंकि वह डू बिंगयान के साथ एक अच्छी लड़ाई में शामिल होना चाहता था। इसके लिए उसने आक्रामक रूप से वार करने के लिए टूटी हुई जेड तलवार का उपयोग करने से भी परहेज किया और इसके बजाय डू बिंगयान के साथ चालों का आदान प्रदान किया, जिसने उसे देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद की। लेकिन डू बिंगयान ठीक से शामिल नहीं होना चाहता था। 5 ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स ने अपने हाथों में एरे फ्लैग पकड़े हुए थे। उनका कार्य 5 दिशाओं में खड़े होना और ली शिमिंग को अंदर फंसाने के लिए एरे फ्लैग का उपयोग करना था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक तमाशा होगा, यह देखकर कि डू बिंगयान ली शिमिंग को आसानी से कैसे पीटेगा। लेकिन केवल कुछ दौर के बाद डू बिंगयान ने उन्हें शामिल होने के लिए बुलाया, जो उसकी सामान्य शैली के पूरी तरह से खिलाफ था। हालांकि उन्होंने संकोच नहीं किया और प्रत्येक ने अपनी जादू कलाकृतियां निकाली, लड़ाई के केंद्र की ओर बढ़ते हुए। भूल जाओ, लड़ाई समाप्त करते हैं, ली शिमिंग ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ धीरे से बोलते हुए कहा। वह एक ही समय में 6 देर चरण ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के हमले का सामना नहीं करना चाहता था, न ही उसने अब अपनी ताकत को रोका। डू बिंगयान ने भी उसके शब्द सुने और पहले वह स्तब्ध था, लेकिन फिर उसके दिल में गुस्सा उठ गया। हालांकि ली शिमिंग के साथ लड़ाई ली शिमिंग द्वारा कुछ हद तक दबा दी गई थी, यह एक अत्यधिक बड़े विस्तार तक नहीं था। जैसे ही उसने ये सोचा, वह जवाब देने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसकी आत्मा को एक भारी झटका लगा। ली शिमिंग की तलवार प्रकाश तुरंत उस तक पहुंच गई और एक वार के साथ उसके दिल को छेदा। अपनी मौत तक डू बिंगयान प्रतिक्रिया नहीं कर सका। एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के लिए जिसने आध्यात्मिक विचार में महारत हासिल नहीं की थी, एक आध्यात्मिक हमला विधि रखना पूरी तरह से अलग परिमाण का एक झटका था, कुछ ऐसा जिसे ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स पता भी नहीं लगा सकते थे। ली शिमिंग ने आइस हॉट जेड थॉट तकनीक का उपयोग करके एक आध्यात्मिक जेड तलवार में बदल दिया, जो डू बिंगयान के दिमाग में घुस गया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया।
वास्तव में ली शिमिंग को फिर से अपनी तलवार से वार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आत्मा को नुकसान डू बिंगयान के लिए पहले से ही घातक था। डू बिंगयान को मारने के बाद ली शिमिंग के आध्यात्मिक विचार ने डू बिंगयान के शरीर पर झाड़ू लगा दिया और उसके शव और जादुई कलाकृतियों दोनों को इकट्ठा किया। उसके बाद ली शिमिंग की उड़ने की गति बढ़ गई, उसके पंखों ने उसे अधिक फुर्तीली उड़ान प्रदान की। हालांकि डू बिंगयान जैसे प्रतिभाशाली कल्टीवेटर की तुलना में उसकी गति में अधिक फायदा नहीं हो सकता है। ये 5 अपेक्षाकृत साधारण ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था। इससे पहले कि 5 ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स लड़ाई के केंद्र के करीब आ सके, उसने उनमें से एक पर पलटवार करने के लिए अपनी बढ़ी हुई गति का उपयोग किया। तलवार प्रकाश चमका और एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर की मध्य ग्रेड रक्षा जादू उपकरण को सीधे उल्लंघन किया गया। टूटी हुई जेड तलवार लगभग प्रयास के बिना उसके गले में घुस गई। उसका आंकड़ा निकटतम ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर की ओर फिर से बढ़ गया। तलवार प्रकाश फिर से चमका और एक और ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर मारा गया। जल्दी भागो। डू बिंगयान को ली शिमिंग द्वारा मारा गया देखकर 5 ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स की लड़ने की भावना जबरदस्त रूप से कम हो गई और ली शिमिंग द्वारा जल्दी से 2 लोगों को मारने के साथ शेष 3 का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से उनके लिए ली शिमिंग के गति लाभ के साथ उसके पास उन्हें भागने देने का कोई रास्ता नहीं था। ली शिमिंग ने होली आइस संप्रदाय के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर डू बिंगयान को आध्यात्मिक हमले से आश्चर्यचकित करके जल्दी से हरा दिया है और अब अन्य ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स का पीछा कर रहा है। अध्याय 219-156 संप्रदाय में वापसी। ली शिमिंग ने 6 शवों को एक भंडारण बैग में रख दिया। अगर उसने शव शोधन जारी रखने की क्षमता नहीं खोई होती तो उसने डू बिंगयान के शव को एक ज़ोंबी में परिष्कृत करने पर विचार किया होता। यह एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर का शरीर था और इसके अलावा ची एनर्जी रिफाइनमेंट शिखर पर एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाने पर यह अनिवार्य रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाला तांबे का शव होगा। हालांकि उसके पास नए ज़ोंबी की खेती करने की कोई वर्तमान योजना नहीं थी, मुख्य रूप से क्योंकि ज़ोंबी अब उसकी खेती के लिए उतनी तत्काल आवश्यकता नहीं थे जितनी वे पहले थे। इसके अलावा उसे इस मामले की सूचना देनी थी। ये स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन से एल्डर सॉन्ग थे जिन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि होली आइस संप्रदाय उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा और ये 6 शव सबूत थे। उसने पहले फॉर्मेशन पूरा किया और आज उसकी अन्य निर्माण में कोई रुचि नहीं थी। उसने उड़ने वाली नाव निकाली और संप्रदाय में वापस आया। उड़ने वाली नाव पर उसने इस लड़ाई से लूट का निरीक्षण करना शुरू किया। 5 साधारण कल्टीवेटर्स के भंडारण बैग में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था। ऐसे कल्टीवेटर्स के लिए साधारण गुणवत्ता के 1 या 2 शीर्ष ग्रेड जादू उपकरण काफी अच्छे थे, लेकिन ली शिमिंग अपने वर्तमान संसाधनों के साथ साधारण गुणवत्ता के शीर्ष ग्रेड जादू उपकरण को कीमती मानना बहुत पहले बंद कर दिया था। हालांकि डू बिंगयान के भंडारण बैग में उसने एक अप्रत्याशित खोज की, एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली। ली शिमिंग ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, उसे खोला और खुद से बड़बड़ाते हुए इसकी पुष्टि की। वह समझ नहीं पाया कि कोई मिशन पर ऐसी कीमती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां क्यों लाएगा। वास्तव में यह समझने योग्य था। एक ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां अत्यंत कीमती थीं और ऐसे महत्वपूर्ण खजाने स्वाभाविक रूप से सबसे सुरक्षित थे जब उन्हें अपने पास रखा जाता था। इसके अतिरिक्त डू बिंगयान, जो बहुत आत्मविश्वासी था, का मानना था कि वह खुद की रक्षा कर सकता है और उसकी अपनी भंडारण बैग से अधिक सुरक्षित कोई जगह नहीं होगी। 5वीं, उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली को भंडारित किया और खुशी से खुद से कहा, विशाल संप्रदाय ने 5 वर्षों में 10 से अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां उत्पादित नहीं की और उसके पास अकेले अब संप्रदाय ने उस समय में जो उत्पादित किया था उसका लगभग आधा था। लेकिन उसने बहुत अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां होने से घृणा नहीं की, क्योंकि एल्डेयन ने उसे अधिक तैयार करने की चेतावनी दी थी। उसने सफलता की अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अपनी सफलता से पहले जितनी संभव हो उतनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां इकट्ठा करने का इरादा किया। अगर उसके स्पिरिट जड़ बीज बराबर नहीं थे तो वह इसके बजाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां ढेर कर देगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक अपना रास्ता ढेर कर सकता था। डू बिंगयान उसके लिए एक नई जेड उड़ने वाली नाव भी लाया, जो पिछली की तुलना में और भी बेहतर गुणवत्ता की थी। यह संभवतः कुछ ऐसा था जिसे संप्रदाय ने विशेष रूप से प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स के लिए तैयार किया था। लूट में एक सुपर ग्रेड तलवार के आकार की जादुई कलाकृति भी थी। दुर्भाग्य से पानी और बर्फ विशेषता की होने के कारण ये ली शिमिंग के लिए उपयुक्त नहीं थी। बाकी कुछ स्पिरिट पत्थर और अच्छी गुणवत्ता के कुछ अतिरिक्त जादू उपकरण थे। जैसे ही उसने अपने लाभ को गिना, उड़ने वाली नाव संप्रदाय के 9 शिखरों पर लौटाए। उसने स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में उड़ने वाली नाव को नीचे किया, उसे भंडारित किया और अंदर चला गया। ली शिमिंग, निश्चित रूप से मिशन इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ है। जूनियर मास्टर सॉन्ग ली शिमिंग को देखकर कुछ हैरान थी। उसने ली शिमिंग के कार्य पर करीबी नजर रखी थी। फॉर्मेशन के निर्माण में उसकी गति अप्रत्याशित रूप से तेज थी, लेकिन पूरा होने में अभी भी काफी कुछ बचा था। जूनियर मास्टर सॉन्ग को प्रणाम। मुझे होली आइस संप्रदाय से एक हमले का सामना करना पड़ा और उनके कल्टीवेटर्स मेरा सटीक स्थान ढूंढने में कामयाब रहे, ली शिमिंग ने भंडारण बैग सौंपते हुए कहा। जूनियर मास्टर सॉन्ग की निगाह तेज हो गई। उसने भंडारण बैग को पकड़ा और उसके आध्यात्मिक विचार ने उस पर झाड़ू लगा दिया।
कुछ भी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी। डू बिंगयान के शव को देखकर वह आश्वस्त थी कि ली शिमिंग ने जो कहा वह सच था। यह मेरी गलती है, मैं इसकी सूचना संप्रदाय को दूंगी। इसके अलावा जब तुम फॉर्मेशन स्थापित कर रहे हो तो मैं संप्रदाय से एक सुरक्षा मिशन जारी करने का अनुरोध करूंगी। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा। सच कहूं तो वह डू बिंगयान के शव को देखकर बेहद हैरान थी। संप्रदाय के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को बहुत सावधानी से खेती की गई थी। उनकी युद्ध क्षमताएं उनकी रैंक में सबसे मजबूत थी, इसलिए उन्हें हराना संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें मारना एक अलग कहानी थी जब तक कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कार्य नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से ली शिमिंग ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में संप्रदाय से किसी भी कल्टीवेटर की मदद के बिना डू बिंगयान को मार दिया था। जूनियर मास्टर सॉन्ग, शव के सबूत के रूप में सेवा करने के बाद कृपया इसे मुझे लौटा दें, क्योंकि मैं इसे एक ज़ोंबी में परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं। हालांकि ली शिमिंग के पास शव शोधन की कोई योजना नहीं थी, वह कुछ भी नहीं के लिए शरीर को सौंपना नहीं चाहता था। डू बिंगयान होली आइस संप्रदाय का एक उच्च सम्मानित कल्टीवेटर था। यह कोई समस्या नहीं है कि तुमने उसे आत्मरक्षा में मार दिया, लेकिन वे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि तुम उसके शरीर का उपयोग शव शोधन के लिए करो। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने ली शिमिंग पर एक नजर डाली और ठंडक से कहा। ली शिमिंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जूनियर मास्टर सॉन्ग उसके प्रति कुछ दुश्मनी रखती है। यह भावना जूनियर मास्टर सॉन्ग के साथ लंबी बातचीत के बाद आकार ले ली, जो एक उच्च स्तरीय एरे मास्टर के रूप में मजबूत आत्मा और आध्यात्मिक विचार रखती थी, जिससे उसके लिए उसकी भावनाओं को समझना मुश्किल हो गया। फिर भी थोड़ा जानकारी जिसे वह महसूस कर सकता था, उसने उसे संदेह किया कि क्या जूनियर मास्टर सॉन्ग जानबूझकर उसे निशाना बना रही थी। 100 फॉर्मेशन स्थापित करने का कार्य उसके लिए लाभकारी लगा, जिससे उसे जल्दी से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां प्राप्त करने में मदद मिली, लेकिन इसने उसे संप्रदाय की सुरक्षा से दूर ले जाकर खतरे में भी डाल दिया। जूनियर मास्टर सॉन्ग को पता नहीं होगा कि उसके चारों ओर आत्मा विभाजन निगरानी थी, जिससे उसे फॉर्मेशन पर काम करते समय दूर के खतरों का पता लगाने की अनुमति मिली। कृपया संप्रदाय को रिपोर्ट करते समय मेरे अनुरोध को बताएं, जूनियर मास्टर ती सॉन्ग, ली शिमिंग ने जोर दिया। जूनियर मास्टर सॉन्ग का स्पष्टीकरण उसे आश्वस्त नहीं कर पाया था। होली आइस संप्रदाय बिल्कुल सहमत नहीं होगा से उसका क्या मतलब था? होली आइस संप्रदाय ने उसे कई बार मारने का प्रयास किया था, क्या उसे अपने द्वारा मारे गए शवों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट करूंगी। अभी के लिए कार्य जारी मत रखो। 2 दिन से अधिक नहीं, कल्टीवेटर सुरक्षा मिशन लेंगे। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने उदासीनता से इशारा करते हुए निर्देश दिया। ली शिमिंग संप्रदाय में वापस आ गया है और होली आइस संप्रदाय के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को मारने की रिपोर्ट दी है, साथ ही एक संरक्षित ज़ोंबी के रूप में शव का दावा किया है। जूनियर मास्टर सॉन्ग का व्यवहार अजीब है। अध्याय 220-156 कुल में वापसी _2। ली शिमिंग ने झुककर स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन से बाहर निकला, जहां जूनियर मास्टर सॉन्ग का चेहरा पानी जैसा काला था। दरअसल जूनियर मास्टर सॉन्ग ली शिमिंग को पसंद नहीं करती थी। ये ली शिमिंग के बारे में ज्यादा नहीं था, बल्कि जुगे हुआन की वजह से था। जुगे हुआन और ली शिमिंग पर एक साथ यात्रा करते समय हमला हुआ था। जुगे हुआन मारा गया था, जबकि ली शिमिंग बच गया था। हालांकि जूनियर मास्टर सॉन्ग और जुगे हुआन विवाहित नहीं थे, उन्होंने पहले ही एक गठबंधन बना लिया था। जुगे हुआन की मृत्यु के बारे में जानने पर उसने भव्य फॉर्मेशन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से काम किया। प्रमुख मुसीबतों से निपटने के लिए संप्रदाय की तैयारी को एक बहाने के रूप में उपयोग करते हुए उसने संप्रदाय के फॉर्मेशनों के लिए सुधार योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। इनमें संप्रदाय के लिए वास्तविक सुझाव और एक व्यक्तिगत एजेंडा का एक छोटा सा हिस्सा भी शामिल था। ली शिमिंग, जिसे 100 फॉर्मेशन स्थापित करने का काम सौंपा गया था, संप्रदाय की सीमाओं से दूर चला गया था और जूनियर मास्टर सॉन्ग अंतर्निहित खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि होली आइस संप्रदाय ली शिमिंग के खिलाफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स का उपयोग करने की संभावना नहीं रखेगा। ची एनर्जी रिफाइनमेंट क्षेत्र के कल्टीवेटर्स के बीच लड़ाइयों को सभी संप्रदायों द्वारा स्वीकार किया गया था। मारे जाने का मतलब केवल ये था कि किसी की खेती अपर्याप्त थी। जूनियर मास्टर सॉन्ग ने कुछ विचारों को दबाया। वह खुद कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रही थी। वास्तव में उसने हस्तक्षेप करने के बारे में भी नहीं सोचा था। ली शिमिंग की लड़ने की ताकत अकल्पनीय रूप से जबरदस्त थी। इस संप्रदाय संकट के हल होने से पहले होली आइस संप्रदाय ली शिमिंग की हत्या करने के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को भेजकर आंतरिक संघर्ष का जोखिम नहीं उठा सकता था। जुगे हुआन, तुम क्यों जी सकते हो जबकि वह मर गया? यहाँ तक कि एक शरीर भी नहीं बचा। जूनियर मास्टर सॉन्ग अपनी धुंध को छोड़ने में असमर्थ भंडारण बैग को कसकर पकड़ा और गंभीरता से कहा। ठीक से पता नहीं था कि स्वर्गीय सागर संप्रदाय और होली आइस संप्रदाय ने कैसे बातचीत की। उसे केवल पता था कि 2 दिन बाद एल्डर येन उसे ढूंढने आए। शिमिंग, ये तुम्हारे लिए है, एल्डर येन ने कहा। जैसे ही वे मिले, उसे एक बक्सा फेंक दिया। ली शिमिंग ने जिज्ञासा से बक्सा स्वीकार कर लिया। इसे खोलने पर ठंडी हवा का एक झोंका उसे अनजाने में कांप उठा। सौभाग्य से उसकी शारीरिक बनावट ठंड का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। यह क्या है? उसने संकोच किया और फिर पूछा। बक्से में आध्यात्मिक वस्तु की विशेषताओं को जाने बिना भी वह समझ गया कि उसकी गुणवत्ता असाधारण थी और उसका मूल्य काफी था। डू बिंगयान के शव के बारे में सोचना बंद करो।
ये होली आइस संप्रदाय से तुम्हें मुआवजा है। एक द्वितीय रैंक 1000 साल पुराना शीत क्रिस्टल तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक कलाकृति को गढ़ने के लिए पर्याप्त। एल्डर यीन ने अधीरता से घोषित किया। ली शिमिंग के सम्मान की रक्षा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से होली आइस संप्रदाय का दौरा कर चुका था। होली आइस संप्रदाय से एक स्पष्ट आश्वासन और मुआवजा प्राप्त करने के बाद और ये देखते हुए कि उन्हें अभी भी एक आम दुश्मन का सामना करने की आवश्यकता थी, उसने मामले को शांत कर दिया था। धन्यवाद अंकल यिन। ली शिमिंग जानता था कि एल्डर यिन ने बहुत प्रयास किया था, अन्यथा केवल एक शरीर की सामग्री एक द्वितीय रैंक आध्यात्मिक कलाकृति सामग्री में कैसे परिवर्तित हो सकती थी। यह निश्चित रूप से अंकल यिन उसके लिए कुछ तार खींच रहे थे। यह अफसोस की बात है कि यह धात्विक विशेषता का नहीं है, उसने बक्से को रखते हुए बड़बड़ाया। अभी भी एक धात्विक संपत्ति चाहते हो? तुम खजानों के बारे में पहली बात नहीं जानते हो। एक द्वितीय रैंक 1000 साल पुराना शीत क्रिस्टल एक सहायक आध्यात्मिक कलाकृति में गढ़ा गया एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कल्टीवेटर की खेती को बढ़ा सकता है। अगर हमारी स्थिति के लिए नहीं होता तो हम होली आइस संप्रदाय से इसे कैसे प्राप्त कर सकते थे। तुम्हारी प्रतिभा के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में खेती अत्यंत धीमी होगी। इस शीत क्रिस्टल गढ़ी हुई आध्यात्मिक कलाकृति के साथ तुम्हारे पास अभी भी आशा की एक झलक हो सकती है। एल्डर यिन ने ली शिमिंग पर इशारा किया और नाराजगी में डांटा। एक द्वितीय रैंक 1000 साल पुराने शीत क्रिस्टल के मूल्य को वास्तव में गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स द्वारा मान नहीं दिया गया था, लेकिन ये होली आइस संप्रदाय का एक विशेष उत्पाद था जिसका उत्पादन बहुत सीमित था, जो संप्रदाय के भीतर प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दिए जा रहे चुनिंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की एक चुनिंदा संख्या के लिए उपलब्ध था। मुख्य कारण ये था कि इसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के दौरान खेती में काफी सहायता की, दक्षता बढ़ाई और भटकने के जोखिम को कम किया। अगर एल्डर यिन का प्रभाव नहीं होता और अगर ली शिमिंग को उनके दामाद के समान नहीं माना जाता तो होली आइस संप्रदाय विरोध करते हुए ऐसा मुआवजा पेश नहीं करता। बेशक एल्डर बेली ने अंततः इस मुआवजे के लिए बिल का भुगतान किया, जिससे होली आइस संप्रदाय के अन्य 2 गोल्डन कोर सदस्यों के बीच उसके प्रति कुछ असंतुष्टि पैदा हुई। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि एल्डर यिन ने होली आइस संप्रदाय के मान्यता के आधार पर उस पहचान को स्वीकार कर लिया था जो उन्होंने ली शिमिंग को दी थी। तुम संप्रदाय के फॉर्मेशन कार्य के साथ आगे बढ़ सकते हो। ऐसा लगता है कि होली आइस संप्रदाय अब कोई कदम नहीं उठाएगा। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कल्टीवेटर्स होंगे जो फॉर्मेशन स्थापित करते समय तुम्हारी रक्षा करेंगे, एल्डर यिन ने निर्देश दिया। वह कुछ हैरान थे कि स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए बिना ली शिमिंग को एक कार्य सौंपा था। सामान्य परिस्थितियों में जब एक संप्रदाय एक एरे मास्टर को संप्रदाय से दूर एक मिशन पर भेजता है, जब तक कि एरे मास्टर खुद एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर नहीं है जिसमें खुद की रक्षा करने की क्षमता है, अन्य कल्टीवेटर्स को आमतौर पर उनकी रक्षा के लिए भेजा जाता है। हालांकि ये देखते हुए कि स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में ड्यूटी पर एरे मास्टर हाल ही में घूम गया था, शायद मामलों को संभालने में कुछ चूक सामान्य थी। सुरक्षा मिशन। जब ली शिमिंग ने संप्रदाय छोड़ा तो उसके साथ एक और ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर था। इस ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर का नाम है चुवान था। ची एनर्जी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर पर जोश से भरा हुआ और हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ची एनर्जी रिफाइनमेंट के शिखर तक नहीं पहुंची थी, उसके द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव अत्यंत पर्याप्त थे। वह स्वर्गीय सागर संप्रदाय द्वारा भारी खेती किया गया एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर था। जूनियर ली, तुम्हारे एरे मास्टर वास्तव में मालदार हैं। यह उड़ने वाली नाव मेरी तुलना में और भी बेहतर गुणवत्ता की है। हे चुवान में प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स की विशिष्ट लिप्तता नहीं थी। भाई हे, तुम गलत हो, कोई मालदार एरे मास्टर नहीं है। यह उड़ने वाली नाव एक दोस्त से एक उपहार थी, ली शिमिंग ने हंसते हुए समझाया। क्या ये सीनियर सिस्टर यिन ने दी थी? हे चुवान के चेहरे पर गपशप का एक संकेत दिखाई दिया, हल्की हंसी के साथ पूछते हुए। ली शिमिंग ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया, मुख्य रूप से क्योंकि उसे हे चुवान का रवैया संभालने के लिए थोड़ा अधिक लगा। हे चुवान यिन शीलन से बड़ा था लेकिन फिर भी उसे सीनियर सिस्टर कहता था। बेशक ली शिमिंग को जो पता नहीं था वह ये था कि हे चुवान यिन शीलन को सीनियर सिस्टर कह सकता था क्योंकि उसे संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर होने का लाभ था। यह ध्यान देने योग्य है कि संप्रदाय के भीतर संप्रदाय नेता ने भी यिन शीलन को जूनियर सिस्टर कहा था। नहीं, दूसरों के मामलों में अपनी नाक मत घुसाओ। ली शिमिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जूनियर ली, जिसने तुम्हें उड़ने वाली नाव उपहार में दी होगी वह एक महिला होनी चाहिए। तुम गए, जब हम वापस जाएंगे तो मैं सीनियर सिस्टर यिन को बताऊंगा। हे चुवान ने छेड़ा, आंख मारते हुए। ली शिमिंग को स्पष्ट रूप से घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। वह घबराया हुआ क्यों महसूस कर रहा था? हम लगभग वहां हैं, तैयार हो जाओ। ली शिमिंग ने विषय बदल दिया। जूनियर भाई, तुम यहाँ फॉर्मेशन स्थापित करो, मैं चारों ओर कुछ छोटी चालें बिछाऊंगा। वास्तव में काम करने वाला हे चुवान बहुत गंभीर और जिम्मेदार निकला। बेशक ली शिमिंग अपनी सुरक्षा को अकेले हे चुवान को नहीं सौंपेगा। स्पिरिट कंट्रोल आत्मा विभाजन तकनीक के माध्यम से मुख्य आत्मा 8 आत्मा खंडों में विभाजित हो गई जो पहरेदार के रूप में सेवा करने के लिए दूरी में बिखर गए। फॉर्मेशन स्थापित करने की अवधि के दौरान हे चुवान ने कभी बात नहीं की, कभी कभी हवा में उड़ान भरते हुए हमेशा आसपास के प्रति सतर्क रहता था। केवल जब ली शिमिंग ने एक फॉर्मेशन स्थापित करना पूरा कर लिया और अगली स्थिति में चला गया, तभी हे चुवान अपने पूर्व स्वयं में वापस आया। जूनियर भाई, मैंने सुना है कि तुमने डू बिंगयान को मारा था।
जैसे ही उड़ने वाली नाव शुरू हुई, हे चुआन झुक गया और धीरे से पूछा। उसे मिशन सौंपे जाने पर उसने अपने बड़ों के माध्यम से ली शिमिंग की ताकत के बारे में पूछताछ की थी। वह अत्यधिक संशय में था कि ली शिमिंग एक मध्यवर्ती एरे मास्टर डू बिंगयान को मार सकता था। हाँ, डू बिंगयान की ताकत काफी प्रभावशाली थी। ली शिमिंग ने सवाल से बचाव नहीं किया और स्वीकृति में सिर हिलाया। वह सच कह रहा था। अगर डू बिंगयान ने उसे घेरने की कोशिश नहीं की होती, आध्यात्मिक जेड तलवार जैसे हमलों का उपयोग किए बिना डू बिंगयान से निपटने में कुछ समय लग सकता था। अगर तुम्हारे पास डू बिंगयान को मारने की ताकत है तो संप्रदाय ने अभी भी मुझे सुरक्षा मिशन क्यों सौंपा? ली शिमिंग की स्वीकृति सुनकर हे चुआन कुछ उदासी से बोला। उसने पहले डू बिंगयान से लड़ाई की थी। 7 प्रमुख संप्रदायों के बीच प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स के कभी कभी अतिव्यापी मिशन होते थे, जिसने इन प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को एक दूसरे से मिलने के अवसर दिए। डू बिंगयान के साथ उसकी लड़ाई हालांकि निर्णायक नहीं थी, कुल मिलाकर एक ड्रॉ माना जाना चाहिए। शीर्ष रैंकिंग ची एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर्स के बीच अंतर न्यूनतम है और एक प्रतिद्वंद्वी को मारना बहुत कठिन है जब तक कि किसी के पास सुनिश्चित मार तकनीक न हो। मैं एक एरे मास्टर हूं, मुझे फॉर्मेशन स्थापित करने की आवश्यकता है और इसके अलावा मिशन लेने से कुछ पुण्य कमाना अच्छा नहीं है। ली शिमिंग ने सहजता से जवाब दिया। वैसे क्या तुमने सुना है? 7 स्टार आइलैंड में एक बाहरी आक्रमण है और संप्रदाय का अपने फॉर्मेशन का हालिया सुदृढ़ीकरण इससे संबंधित है। हे चुआन ने विषय बदला, अपने ज्ञान को दिखाते हुए। उसे संप्रदाय के रहस्यों को बाहरी लोगों को प्रकट करने की चिंता नहीं थी। ली शिमिंग किस तरह का व्यक्ति था? वह एल्डर यिन का दामाद था और यह कहा गया था कि एल्डर यिन ने इस रिश्ते का उपयोग होली आइस संप्रदाय के एल्डर वैली से एक राशि की कठोरता से मांग करने के लिए किया था। खेती उबाऊ है। हे चुआन को ये गपशप कहानियां पसंद थी। आमतौर पर जो जानकारी वह जानता था वह अन्य कुछ प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को भी पता थी, जिससे डींग मारने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ली शिमिंग ने एल्डर यिन से एक दुर्लभ द्वितीय रैंक शीत क्रिस्टल मुआवजे के रूप में प्राप्त किया है और प्रतिभाशाली कल्टीवेटर हे चुआन की सुरक्षा के तहत अपने फॉर्मेशन कार्य को फिर से शुरू कर दिया है। हे चुआन ने 7 स्टार आइलैंड में बाहरी आक्रमण की अफवाहों का खुलासा किया है, जो संप्रदाय की तेज तैयारी के पीछे का कारण प्रतीत होता है।